दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी से भारतीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन है अच्छी खासी कमजोरी का माहौल और 17,500 के बेहद अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंचते हुए हम निफ्टी पर। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेगा दबाव, और क्या करें आप कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि डेज लो पर हैं बाजार। अब यहां से आएगी रिकवरी या फिर और गिरेंगे, संभलेंगे या फिर और टूटेंगे। आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सबसे पहले तो सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है दीप। लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी प्रेशर और कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए बाजार 17,500 के बेहद नजदीक 17,530 पर निफ्टी है इस वक्त दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 38,300 के आसपास के लेवल से आपके लिए लगभग 680 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, 225 पॉइंट नीचे निफ्टी है। सेंसेक्स 700 पॉइंट कमजोर होता दिख रहा है। 1.25% की कमजोरी निफ्टी बैंक निफ्टी में है और सेंसेक्स लगभग 0.2% नीचे आता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर लाल निशान में हैं आज के दिन। और बैंक, एनबीएफसी, मेटल, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे शेयर काफ़ी दबाव में है। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़ता हुआ दिखा है। इंडेक्स की गिरावट का असर ब्रॉडर मार्केट पर साफ नजर आ रहा है। और ये गिरावट हमारी अपनी कम है, इंपोर्टेड ज़्यादा है, बाहर से आती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स शुक्रवार को गिरने के बाद आज फिर से 300 पॉइंट नीचे का ट्रेड दिखा रहे हैं इस वक्त। और सुबह जहाँ से खुले थे 100-125 पॉइंट नीचे, वहाँ से मिड सेशन में डाउ फ्यूचर्स में गिरावट तेज़ होती दिख रही है। और इसी गिरावट का असर आप यूरोप में भी आते हुए देख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी 1.5 से 2% तक फिसल चुके हैं। यानी कि अच्छी खासी एक तरफा ग्लोबल रैली के बाद अब इक्विटी में से मुनाफा वसूली और पैसा बाहर निकाल लेने का मूड माहौल जो ग्लोबल मार्केट में बन रहा है, उसका असर सब पर है, हम पर है। बिल्कुल सर। और करेंसी मार्केट में भी बुरा हाल है। हालांकि हमारा रुपया उतना नहीं गिरा है, 12 पैसे ही कमजोर है, बट 80 के स्तर पर वापस आने की तैयारी में है। और यूरो 20 साल के निचले स्तर पर इस समय ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में भारी गिरावट आ रही है अक्रॉस कमोडिटीज़ में। तो एक्शन तो सर अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है और आज तो खराब वाले ये दिन है। थोड़ा समझाएं सर, हमारे लिए तो दूसरा दिन हो गया, इसे भी रनिंग करेक्शन की तरह माने, जिस तरह से स्पेशली सभी सेक्टर्स में बिकवाली आ रही है, कमोडिटीज़ में एक्शन आ रहा है, करेंसीज में एक्शन आ रहा है, क्या चल रहा है बस? क्या 2-3 दिन हम ऐसा कभी हुआ है कि 200 पॉइंट बढ़े हैं निफ्टी पर? हाँ, बड़े हैं, बड़े 8 दिन अभी तो स्ट्रेट बढ़कर आए तो 200 पर घट भी तो सकते हैं। तो अभी तक रनिंग करेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज के लिए दीप सबसे इंपॉर्टेंट है 17,500। आपका डाउ फ्यूचर है 300-325 पॉइंट नीचे। अगर डाउ फ्यूचर्स और नहीं गिरता, डन फॉर द डे, ओके, हो गया आज के लिए जितना होना था, हो गया। हाँ। अब आप कहेंगे शुक्रवार को भी 2 बजे हमने यही बात की थी, वहाँ से रिकवरी 100-125 पॉइंट की अच्छी आती है। देखिए मेरे हिसाब से अगर डाउ फ्यूचर 300-325 पॉइंट की रेंज में होल्ड कर जाता है तो आपका हो गया आज का 17,525, 17,650 की जो सपोर्ट रेंज थी उस रेंज पर आ गए आप। ओके, ठीक है, पहली चीज। सेम बैंक निफ्टी पर आपको हम सब बात करते हैं सबसे बढ़िया जगह खरीदने की 38,225, 38,350, 38,300 एग्जैक्ट आज का लो 38,250 का। तो डन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब फर्ज करें कि ग्लोबल मूड माहौल में भावनाओं में बहते बहते हम और गिर जाए, हम 17,500 भी तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल कभी बोलना नहीं। 38,200 के नीचे जाकर हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना शुरू कर दें तो का जवाब देता हूँ। तो अगला सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी पर आपके लिए जो आएगा वो 38,025 से लेकर 38,150। 38,000 के नीचे की जगह अभी नहीं है, कम से कम आज तो नहीं है। तो 38,025, 38,150 जिसकी संभावना कम है कि हम 38,200 के नीचे जाकर ट्रेड करें। संभावना कम है, ना नहीं बोलता, संभावना कम। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 17,500, 525 आपकी सपोर्ट रेंज है। संभावना कम है इसके नीचे जाएं, फिर भी अगर गलती से चले गए तो 17,350, 17,425 वो रेंज है जो बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। और अगर गलती से आज वहां पर पहुंच जाए तो आपको सारे के सारे, सुनिएगा ध्यान से, सारे के सारे शॉर्ट्स काट कर लॉन्ग करना है। 17,350, 17,425 आ जाए तो सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग करिए। क्यों बताता हूं, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत खराब हो रहा है। खराब होने में हर्ज नहीं है, जिस तरह से तेजी से बढ़ा है उस तरह से नीचे भी आना चाहिए। लेकिन जिस स्पीड से नीचे आया है उस स्पीड को देख के एक बाउंस आपको फिर मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ओवरबोट थे बाजार वैसे ओवर सोल्ड भी हो रहे हैं। ठीक है, हल्के हो रहे हैं, हल्के नहीं, बहुत ज्यादा हल्के। सो आप पुट कॉल रेशियो पे बहुत हल्के हैं, लॉन्ग पोजीशंस आपकी कट रही है। और अगर आप 2 ट्रेडिंग सेशन में 17,990 दिखाकर अगर आप 17,350 दिखा देते हैं, यानी 750 पॉइंट का करेक्शन, डन हो गया। सो एक्सेस ऊपर भी गलत है, एक्सेस नीचे भी गलत है।
बहुत तेजी से बढ़ने की स्पीड ऊपर भी गलत है, बहुत तेजी से घटने की स्पीड नीचे भी गलत है, और वहां पर आपको ब्रॉडर सेंस में एक कॉन्शियस कॉल लेना है। मैं मना नहीं करता, क्योंकि देखिए कहने के लिए कह सकते हैं 500 525 बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट मैं और आप कौन है डिसाइड करने वाले? कल अभी ये डाउ फ्यूचर 500 हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, जिस स्पीड से डाउ फ्यूचर भी जा रहा है, मैं डाउ के लेवल तो नहीं जानता, लेवल तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ही जानता हूँ। मेरे लिए सिंपल है, 17,500 525 दिन के लिए आखिरी उम्मीद है, 38,225 38,300 दिन की आखिरी उम्मीद है। ये होल्ड हो गया, वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच, कल का कल देखेंगे। नहीं होल्ड होता है 38,025 38,150 वो दिन का फाइनल लेवल है, वहां पे आपको शॉर्ट काटना है। इधर निफ्टी में 17,350 17,425 तब आ जाएगा, तब आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग हो जाना है, बैठ जाना है। इतनी रिस्क लेते हो 18,000 पे खरीदने की, थोड़ी 17,350 पे भी लो मेरे बोलने पे। करेक्ट है ना भाई, आप अपनी मर्जी से भी तो लेते हो ना रिस्क, ऐसा थोड़ी कि सब अपनी मर्जी से नहीं लेते, तो कोई कभी हमारी बोलने पे भी लो। तो अगर वहां आता है तो वहां पे लेना है, नहीं तो आप शांति से बैठिए, देखिए, कोई हड़बड़ी कोई जबरदस्ती नहीं ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर वो इंपल्सिव ट्रेड आपको लेना है कि बहुत गिरा है, मेरा तो मन हो रहा है लेना ही लेना है, लो, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर आप अभी लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 17,475 17,500 होना चाहिए। ओके, अभी लेते हैं हाँ, तो आपका 38,200 होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन के तौर पर, नहीं तो फिर उस रेंज में आए तो इंतजार करें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो वहां ले लेना। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट करके लीजिए। डाउ फ्यूचर पे एक आंख रखिए कि 300 सवा 300 पे ही रुक रहा है या इसको 400 500 होना है। Right. अगर डाउ फ्यूचर नहीं संभलता तो आपने नहीं लेना है, सिंपल सी चीज है। आज हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे, हम बाहर से ही संकेत ले रहे हैं। हमारा दिमाग लगा रहे होते तो ओवरसोल्ड मार्केट में हम रुक जाते। करेक्ट। अब यहां से हो सकता है एक चीज जरूर हो सकती है दीप, और वो ये कि डाउ फ्यूचर समझो गिरे भी तो हमारे गिरने की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर डाउ फ्यूचर रिकवर हो गया, ये 300 वाला जो 200 हो गया, तो आप जोर से भागेंगे, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल पे आ गए, और उसके ऊपर आपकी लॉन्ग पोजीशन हट गई है, कम हो गई है, उसके ऊपर आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो गया। सो अगला 1.5 घंटा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप हम साथ साथ हैं, चिंता मत कीजिए, एकदम साथ हैं। और ये जो डेटा अनिल जी बता रहे हैं इसको थोड़ा और विस्तार में समझेंगे भी, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है बाजार। एक्साइटिंग सेशन होना चाहिए, दबाव वाला है बट एक्साइटिंग सेशन होना चाहिए। आइए फिर खबरें और साथ ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स दोनों ही जान लेते हैं। हमारे साथ अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी कैश सेगमेंट से 2 नंबर्स आने बाकी हैं। यहाँ पर जिलेट इंडिया, इसके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही कल के दिन में पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, इस पर नजर रखिए। इनफैक्ट एथॉस लिमिटेड, इसका एंकर लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ दिखेगा। और साथ ही सन टीवी पर नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड जो 5 रुपये का दिया था इन्होंने, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के अगस्त महीने के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएंगे, और साथ ही यूएस के ही जुलाई महीने के न्यू होम सेल्स डेटा भी कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट 24 अगस्त बुधवार, इस पर नजर रखिए। बीईएमएल, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, रिकॉर्ड डेट तय करेंगे। ये जो एसेट बीईएमएल लैंड एसेट डिमर्जर हुआ था 1:1 के रेशियो में, उसको लेकर यहाँ पर जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उसके लिए रिकॉर्ड डेट तय होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट भारत गियर्स, यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है 24 अगस्त को। वेटेज चेंज है काफ़ी सारे इंडाइसेस में, फुत्सी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, एमपीएफ ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, फुत्सी ग्लोबल लार्ज कैप इंडेक्स, और साथ ही इमर्जिंग इंडेक्स इफेक्टिव। इनफैक्ट आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो आईपीओ है ड्रीम फोक सर्विसेज का, ये 24 तारीख से शुरू होगा, 26 अगस्त तक खुला रहेगा। और ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, और जो प्राइस बैंड रखा गया है 308 से 326 रुपए का है, और लॉट साइज 46 शेयरों का है। तो लार्जली ड्रीम फोक्स सर्विसेज, ये एक नया आईपीओ आने वाला है। नया आईपीओ आने वाला है, और कई सारे और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं बाजार के लिए। आइए आज खबरें वाले शेयर्स कौन से हैं ये भी एक बार जान लेते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले हैटसन एग्रो पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्यूआईबी के जरिए जो 700 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ एक खबर ये भी है कि ह्यूमन एनर्जी में जो निवेश है उसके लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। रत्नमंडली मेटल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को लगभग 1180 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। उसमें से लगभग 1080 करोड़ का घरेलू ऑर्डर है, और बाकी उसके अलावा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। एलएनटी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को आईओसी से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर का जो रेंज है, जिस पैटर्न में हमेशा देते हैं, 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में है जो ये इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये हाइड्रोकार्बन ऑनशोर डिवीजन के लिए जो है आईओसी से उनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
टीसीएस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अप्सा कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर इसलिए मिला है क्योंकि जो इनका प्लेटफॉर्म है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास जिसमें पटेल इंजीनियरिंग लगभग 19 लाख शेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 21 लाख शेयर, ओएनजीसी 10 लाख और सीईएससी लगभग 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज आपको दिखने वाला है एक्शन बचे हुए समय में। इसी की करते हैं शुरुआत और हमेशा की तरह पहले बिगुल के साथ तैयार है वागले साहब। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल बाजार 17,550 पर लौटते हुए 38,300 के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नजर बराबर सतर्कता के साथ बनाए रखें वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे बेचना है। अशोक लेलैंड ने एक मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है 145 पे, ये हेड एंड शोल्डर टूटने के बाद ये बना है। अभी करंट भाव 143.50-60 के आसपास है। आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 1.5-2 रुपए का लेना है। 145 के ऊपर सस्टेन करता है तो निकल जाइए। ऑन द डाउन साइड 137 to 135 एक्सेलेंट रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। तो 2-2.5 रुपए की रिस्क होगी, 6-7-8 रुपए का डाउन साइड, इवन 130 तक भी जा सकता है। 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम। तो 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम है और पहला सेल कॉल क्लोजिंग शो का ऑटो नेम से आते हुए अशोक लेलैंड, जिस पर आप इस समय एक ब्रेकडाउन भी आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक ही आज आपको कमजोर दिखेगा और वहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा बन रहा है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में ऊपरी सरों से आपने एक शार्प फॉल आते हुए देखा है। पर मेटल्स में भी काफी ज्यादा कमजोरी होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट जेएसपीएल का चार्ट देखिए, 4.5% नीचे जेएसपीएल इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून कुणाल जी, जरा जेएसपीएल का चार्ट देखें सर। 4.5% नीचे। वैसे तो पूरा मेटल पैक ही वीक है आज। बिल्कुल, और देखिए चार्ट भी कमजोर है। शुक्रवार को हमने एक बेरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनते हुए दीपांशु इस चार्ट पर देखा था और आज आपको एक बड़ी बिकवाली आते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अभी 386 का भाव है, बड़ा सपोर्ट मुझे 370 पर नजर आता है। तो 370 तक स्ट्रेट फॉल हो सकता है। 370 का लेवल होल्ड नहीं करता है तो और नीचे के लेवल्स आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो कमजोर स्ट्रक्चर है और गिरावट की यहाँ पर पूरी संभावना है। बिल्कुल, तो और गिरावट की पूरी संभावना है इस पर। जेएसपीएल पर रखिए नजर। ट्रेंड पर एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आ रहा है। 6.5% नीचे ट्रेंड गया है और रैली में काफी एक्टिव काउंटर था। इनफैक्ट एक महीने में बढ़िया रैली इस काउंटर में बनी थी। जो जून का बॉटम है वहां से तो शानदार मूव दिखाई थी इसने। 30% दौड़ा था पिछले 2 महीनों में। आज देखिए 6% नीचे है। सचिन जी भी हैं हमारे साथ, जरा उनसे ट्रेंड पर राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें सर ट्रेंड का चार्ट। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु इनफैक्ट काफी क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगर हम रफ्तार की ही बात करें तो लगभग 1300 से लेके जो एक रीसेंट हाई बनाया था 1520 का, ये पर्टिकुलर जो प्राइस स्केल है वो लगभग अराउंड 9 ट्रेडिंग सेशंस में अचीव हुई थी। एंड ये 9 ट्रेडिंग सेशंस की अचीवमेंट 2 दिन में ही इसने निकाल दी है। वीकली चार्ट पे क्लियरली एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है, एक काफी डिस्टर्बिंग साइन है ये। एंड प्लस अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 के आसपास का जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे के कोट्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो ऑन बाउंस एग्जिट करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर बिकवाली लगभग 1250 तक कंफर्टेबली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो क्लियरली साइंस डिस्ट्रीब्यूशन के है। अगर उछाल मिलता है तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन की भी गुंजाइश होगी। ओके, तो अगर बाउंस मिले तो फ्रेश शॉट की भी गुंजाइश बनेगी। 1300 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार दिख रहा है इस समय ट्रेंड। नजर रखिए डेज लो पर 7% का बड़ा कट इस पर आ रहा है। आइए किरण जी भी हैं हमारे साथ और दे रहे हैं किरण जी एक कॉल। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। गुड आफ्टरनून सर। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप अगस्त सीरीज के लिए मेरा स्टॉक ऑफ द मंथ था जीएनएफसी, जहां पे मैंने 800 के टारगेट्स दिए थे। एग्जैक्टली 800 के टारगेट्स हिट हुए। हमने कॉल दिया था लगभग 670-80 के आसपास। अभी मैं शॉर्ट जाने की सलाह दे रहा हूं क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है और मेरा पोजिशनली टारगेट ये आज कल के लिए 700 का पहला रहेगा।
700 पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। अगर 700 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो मैं मानता हूं ये 675 तक नीचे आने की संभावना बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि जीएनएफसी आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए करंट लेवल्स पे। आपका स्टॉप लॉस 735 पे रखना चाहिए। 700 का पहला टारगेट, 675 का दूसरा टारगेट। तो 700 और 675 ये दो टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलें। जीएनएफसी आज सुबह से हम देख रहे थे, चंबल की भी बात हो रही थी, सुबह काफ़ी कमज़ोर बना हुआ था काउंटर, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि बाकी पूरे स्पेस में भी आज गिरावट आई। तो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं बाजार, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट भी कर रहे हैं, और उनमें से एक दो हैं जो सिद्धार्थ जी को भी पसंद है। पर उनके रेडार पर कौन सा स्टॉक है इस समय, पहले ये जान लेते हैं बिगुल सुपरसेट का। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। जो अभी का सिचुएशन है, बाजार गिरे हैं 200 पॉइंट निफ्टी, तो बहुत जनों को सिर दर्द हो रहा होगा। तो ये सिर दर्द का इलाज चाय करेगी, और ये है टाटा टी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे खरीदारी की राय है। जो टाटा टी, टाटा कॉफी, टाटा संपन्न और भी जो ड्राई फ्रूट्स नए आए हैं इनके ब्रांड लिस्ट में, स्टारबक्स, तो ये कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मुझे लगता है कि इस गिरावट के माहौल में एफएमसीजी एक अच्छा प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो इस पे खरीदारी की राय है। बहुत जोरदार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फंडामेंटल्स दमदार है, तो इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको जो रखना है इस पे वो है 840 का टाटा कंज्यूमर पे, और अगर थोड़ा लंबा समय दे तो 900 रुपए भी आ सकता है, 904। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे खरीदारी की राय। ये जो कुछ खरीदना चाहता है ऐसे वक्त पे ही फंडामेंटल एक्सपर्ट बड़े काम आते हैं। मैं तो सोचता हूँ एक नियम ही बना लेना चाहिए, जिस दिन निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखे, जिस दिन बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट से ज़्यादा गिरे, उस दिन सिद्धार्थ जी की अपीयरेंस फिक्स कर दो कि सिद्धार्थ जी रहेंगे ही रहेंगे। है ना, ऐसा कर ले ताकि कुछ तो खरीदेंगे। चलिए, तो 840 और 904 के टारगेट के लिए इस कमजोरी में बढ़िया स्टॉक खरीदने का मौका देख रहे हैं सिद्धार्थ जी। आइए सचिन जी के लिए भी एक बिगुल BTS TT वाला। सचिन जी बताएं सर। जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। ऑलरेडी एक चैनल ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश हो चुका है मॉर्निंग में ही, बट जिस तरीके से ये पर्टिकुलर पैटर्न है, इसके टारगेट लगभग अराउंड 442 तक एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पर अभी भी जिस तरीके से शॉर्ट टर्म चार्ट्स में या इंट्राडे चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, वो कंसोलिडेशन वापस ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं आपको टाटा मोटर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 462.30 पे, एंड टारगेट ऑन द लोअर साइड लगभग हो सकता है अराउंड 445 का। टाटा मोटर्स, इसके लिए भी आप पर सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। तो सारी स्टॉक्स आज आपको कमजोरी दिखा रहे हैं, और ट्रेंड जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बड़ा ब्रेकडाउन है। 10 लाख शेयर्स के कई बड़े सौदे भी उसमें आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो नजर रखिए इस स्पेस पर, एक्शन आपको बन रहा है। पर गुजरात गैस, इसमें बड़ा एक्शन बना हुआ है। 2.25% ऊपर गुजरात गैस है। हालांकि डेज हाई पर नहीं है, बट जब बाजार डेज लो पर आ रहा था तब गुजरात गैस ने एक अच्छा स्पाइक दिखाया दोपहर 1 बजे के आसपास। वागले साहब जरा देखें सर, गुजरात गैस क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, ये चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, लेकिन ये माहौल बाय करने का नहीं है। इसके लिए मैं बाय करने की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये आउट परफॉर्म करेगा। जब मार्केट रिवर्स होगा या बाउंस आएगा, गुजरात गैस 500 के पार जाना चाहिए। अभी 486 का भाव है। मैं आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा दे दूं तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है। 475, 476 का स्टॉप लॉस लेके 505 के टारगेट तक के लिए प्ले किया जा सकता है 1 से 2 दिनों में। जब भी मार्केट परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। के लिए गुजरात गैस पर राय वागले साहब की तरफ से है। आइए, स्टॉक अब फोकस में है वो नए जमाने का पेटीएम। जी हाँ, स्टॉक में भरपूर एक्शन है। वीकेंड पर एक इनकी एजीएम हुई, और एजीएम में बहुत सारे मुद्दे थे, और उनमें काफ़ी कुछ खास बातें मैनेजमेंट ने कही। अच्छे बाजार में गिरता है, खराब बाजार में मजबूत रहता है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन आज मजबूती की वजह यही है कि इनकी एजीएम में काफ़ी कुछ अच्छा कहा है विजय शेखर शर्मा साहब ने, और साथ ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू हो गया। एमडी के तौर पर, सीईओ के तौर पर फिर से वो पदासीन हो गए। तैयार है अरमान हमारे साथ बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स। ऑल इज वेल। यस सर। सब ठीक रहा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कही कि सितंबर 2023 तक हम ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट हो जाएंगे। ये नए जमाने के प्रमोटर्स की एक खास बात है,
जो मार्केट सुनना चाहता है वो बोल जरूर बोल है। देते हैं। हाँ। आएंगे कभी भी, लेकिन बोल देते हैं कि हम आएंगे बस। हाँ, बस ये सुनना चाहता है। बता देते है ना, स्मार्ट है ना, स्मार्ट। जोमेटो में भी यही किया था, जोमेटो wait में for हाँ, हम delivery। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा बताइए और क्या क्या सर उसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा हमेशा चीज बोली जा रही थी कि आपका इश्यू प्राइस है 2150 का और अब इतना नीचे गिर चुका है ऑलरेडी, तो कब तक हम वो सोच रहे हैं कि वापस आएगा। तो उन्होंने बोला कि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएंगे तब ये प्राइस भी, हम मार्केट को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे आएंगे तब आपका ये प्राइस भी है वो भी अचीव हो जाएगा। और एक और बात कही थी उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट के साथ साथ। नहीं एक मिनट, मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। जी सर। जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तब आईपीओ की प्राइस आ जाएगी, या आईपीओ की प्राइस जब आ जाएगी शेयर की तब कंपनी को प्रॉफिट आएगा? नहीं सर, जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तब आईपीओ की प्राइस है। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ एक और सर जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने कि उनको FY22 में बहुत बड़ी भारी मात्रा में उनको इसॉप मिले थे। अब वो इसॉप के लोग बोल रहे थे कि यार इतने सारे इसॉप आपने ले लिए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जो जनरली शायद मार्केट को अच्छा लगा कि जब तक आईपीओ प्राइस तक मार्केट प्राइस नहीं आ जाता या आईपीओ का मार्केट कैप नहीं आ जाता तब तक मेरे इसॉप एक्सरसाइज नहीं होंगे। नहीं ऐसा नहीं बोला होगा सर, ये सर यही चीज बोली उन्होंने कि ऐसा बोला होगा कि मैं भी आईपीओ की प्राइस पे इसॉप्स और ले लेता हूँ। ऐसा आइडिया किसी ने दिया नहीं है। इसलिए हमें एजीएम में बुलाते दिया, हमारे पास आइडियाज बहुत खतरनाक है। इतना कॉन्फिडेंस है तो दिलाओ, और आईपीओ प्राइस पे इसॉप दिलाओ, उनको बोलो लो आप भी, इतना कॉन्फिडेंस है तो चलो कोई बात नहीं। ये कहा कि आईपीओ प्राइस के नीचे नहीं बेचेंगे। हाँ सर, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे इसॉप्स जो है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा जब तक वो आईपीओ प्राइस तक, तभी एक्सरसाइजेबल होंगे। उसी के साथ साथ एक जो हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि वो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो कुछ निवेश करें या फिर नहीं करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विस्तार या अधिकरण करने की कोई योजना नहीं है। तो बेसिकली 3-4 चीजें, एक तो उनका रीअपॉइंटमेंट और उनका इसॉप का क्लैरिफिकेशन, उसके साथ उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग लेवल पर आप कितने टाइम पर प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, और प्राइस के बारे में बोला है कि वो प्राइस के लिए कितना कंटर्स हैं, कि वो कब मान रहे हैं ऐसा कि वो कब एक्सरसाइजेबल करेंगे। तो बेसिकली 4 पॉइंट ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे जो शायद मार्केट को बहुत पसंद आए जो उन्होंने चीज बोली। ओके, तो ये है आपके लिए राय पूरी की पूरी हिसाब से। तो कुणाल ये पेटीएम करो, पेटीएम चेक करो चार्ट पर। मजबूत है ना आज के खराब बाजार में भी? अनिल जी देखिए, जिस तरह की पिटाई हुई है उसकी अगर आप उसकी तुलना में देखें तो अनिल जी 1-2 दिन की तेजी से कोई खास किसी को राहत मिलेगी नहीं। तो अनिल जी कोई बड़ा मूव आना चाहिए, तभी स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत मिलेगी और स्टॉक में तेजी और मोमेंटम भी दिखेगा। नीचे के लेवल से जरूर अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन मेरी राय में अनिल जी 900 के स्तर को वॉच करना चाहिए। 900 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, वो होगा तब आपको जरूर एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल मेरी राय में थोड़ा दूर रहें, बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत लेवल्स पर अटके हुए हैं, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा बिकवाली का दबाव इस स्टॉक को झेलना पड़ेगा। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर तो जरूर आएगा, क्योंकि अभी भी अपने आईपीओ की इश्यू प्राइस से 60-70% नीचे ही है ये काउंटर। बट हाँ, थोड़ी रिकवरी आ रही है और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है। पीआई इंडस्ट्रीज, इस काउंटर को भी अपने रेडार पर रखिए, यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 2% ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज इस समय ट्रेड करते गए हैं, डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं है। किरण जी जरा देखें सर पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है दीप इस काउंटर पे, और काफी अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में और मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि पिछला स्विंग टॉप जो पिछले साल नवंबर में देखने को मिला था, उसके बहुत नजदीक आ गया है। तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड लग रही है, पर चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। थोड़ा सा टाइम करेक्शन करने के बाद जब ये स्विंग हाइज निकल जाएगा पिछले साल का, तब इसमें बड़ी मोमेंटम आएगी। मीडियम टर्म आउटलुक से मेरा मानना है कि 38-3900 के कैजुअली टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 3300 का। तो ये है राय आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज, कमजोर बाजार में मजबूत स्टॉक। आइए अगला स्टॉक बताने के तैयार है वागले साहब, वागले का वंडर। जी सर बताएं। अनिल जी, पहले तो ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को एक 3 या 4 रुपए ऊपर दिया है। स्टॉक है मैकडॉवेल्स, इसको बेचना है। 775 का करंट भाव है, 780 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। आपका स्टॉप लॉस क्लोज होगा 782.83 का स्टॉप लॉस होगा। 1% के अंदर ये बैठेगा, 7 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है ये 750 तक जाने के लिए तैयार है। 750-755 तक का सिंगल टारगेट मुझे लगता है आज या कल तक आना चाहिए।
ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी रखिए नजर। कंजम्पशन नेम्स जो रिसेंटली स्पेशली लास्ट वीक सबसे ज्यादा एक्शन में थे, वहीं पर सबसे ज्यादा आपको गिरावट भी आते हुए दिख रही है। तो ये एक और स्पेस है जहां पर रखनी है आपको नजर। 755 750 के टारगेट। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं और एफिल इंडिया हमारे रेडार पर भी ये काउंटर रहा है। ये अच्छी मूव दिखा रहा है। सचिन जी जरा एफिल इंडिया का चार्ट देखें, इस पर थोड़ा अच्छा मूवमेंट आ रहा है इस समय। इनफैक्ट अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक भी दिख रहा है इस पर। काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है एंड इनफैक्ट जो ब्रेकआउट हुआ था लगभग अराउंड 1100 लेवल के आसपास, जहां पर इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहां से जो वॉल्यूम्स में पिकअप है, तो लगभग मुझे लग रहा है ये जो ऑनगोइंग मोमेंटम है वो 1390 1380 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। वीकली एंड मंथली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, एक अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। नीचे मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बन चुका है 1210 के आसपास, तो फिलहाल तो स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग के लिहाज से वहीं पे प्लेस करने हैं एंड अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग बायस बनाने की, लॉन्ग ट्रेड्स ऐड करने की सलाह होगी 1390 के टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए एफिल इंडिया पर आए स्पेशल 25 का ये स्टॉक भी देखिए खराब बाजार में मजबूती के साथ टिका हुआ है। जो स्टॉक सिलेक्शन हुए हैं कमजोर बाजार में अच्छी रिकवरी या फिर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हो सकता है कोई फॉलो बाइंग हुआ। राय इस पर सिद्धार्थ सिरानी साहब भी पक्के तौर पर रखते होंगे क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक को कई बार रिकमेंड किया है, तो सर ये लेवल पर भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है अनिल जी, क्योंकि मैंने कई बार एसपीएल मिड कैप में एफएल इंडिया को रेकमेंड किया, इनफैक्ट 900,000 रुपए के लेवल से भी किया है। तो एफएल इंडिया यहाँ पे जरूर खरीद सकते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है एफएल इंडिया पे वो 1330 का है, 1330 का। ये क्या है कि कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में है, मोबाइल में जो शॉपिंग होती है, जो रीमार्केटिंग होती है, वो एफएल इंडिया करते हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत अच्छा बिजनेस है। एक तरफ नए जमाने का बिजनेस जो पेटीएम की अभी चर्चा कर रहे थे, और एक तरफ ये भी नए जमाने का बिजनेस है और जो बम्पर काम कर रहा है, तो एफएल इंडिया जरूर यहां पे भी खरीदा जा सकता है 1330 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए एफिल इंडिया जिस पर आपको रखनी है नजर। एक बार नजर जरा करेंसी मार्केट में भी डाल लीजिए, क्योंकि बाजार तो डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, रुपया भी आपको डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 79.90 के पार आपको आज रुपया जाते हुए दिखा है। कमजोरी आ रही है, डॉलर इंडेक्स वापस 108 के ऊपर है ही, और हमारा रुपया ही नहीं जो परेशानी में है, चाइना का युआन देख लीजिए 2 साल के निचले स्तर पर ये आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, और यूरो देख लीजिए ये आपको 20 साल के निचले स्तर पर दिखेगा। वापस डॉलर यूरो का रेट जो है वो पैरिटी पे आ गया, यानी कि 1:1 पर आ गया है। $1 अब आपको 1 यूरो की वैल्यू में दिख रहा है। तो काफी परेशानी हो रही है बाजार में इस समय करेंसी मार्केट्स को लेकर भी। आइए थोड़ा समझते हैं क्या चल रहा है करेंसी बाजार में। नेहा हमारे साथ हैं तैयार। नेहा, जितनी तेज गिरा था डॉलर इंडेक्स ऊंचाई से, उतनी तेजी से वापस गया है और 108 के पार दिख रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर और करेंसीज पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? जबरदस्त रिकवरी हमने बनते हुए देखी है। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही देख रही थी, ऑलमोस्ट 1/4% तक की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है। और जो इसने 20 साल के उच्चतम स्तर पिछले महीने 14 जुलाई को छुए थे, जो कि 109.30 के पार चले गए थे, और इस साल का अब तक का पीक रहा है, ऑलमोस्ट अब उस लेवल के काफी करीब ये जाते हुए दिख रहे हैं। 1 पॉइंट की ही डिस्टेंस पर अब रह गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने 5 हफ्ते के हाईस पर डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखा है। इसका असर हमने चौतरफा देखा है। सारी करेंसीज हमने यहां पर दबते हुए देखी हैं। रुपए की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5-4 हफ्ते के निचले स्तर के पास ये ट्रेड करता दिख रहा है। 79.90 तक का लेवल इसने छू लिया है। लेकिन यहां पर काफी बुरी हालत हमने यूरो की बनते हुए देखी है, जो कि ऑलमोस्ट 20 साल के निचले स्तर के करीब आ गया है। युआन की बात करें 2-2.25 साल के निचले स्तर पर यह भी है। इसके साथ साथ पाउंड की बात करें तो 2.5 साल के निचले स्तर पर हमने इसको भी ट्रेड करता हुआ देखा है। तो जितनी मेजर करेंसीज हैं उनमें हमने प्रेशर देखा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डॉलर की सबसे पहले बात कर लेते तो स्ट्रेंथ यहां पर इसलिए आते हुए दिखी है क्योंकि हम एक बार फिर से जो रिसेशन का डर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की टेंशन, और फिर अब सुगबुगाहट होने लगी है कि आगे जाते हुए फेडरल रिजर्व है वो क्या 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करता है या 75 बेसिस पॉइंट का, इसको लेकर फिर से असमंजस है। अब जैक्सन होल मीट में क्या कहते हैं पावेल साहब, इस पर सब ध्यान देना चाहेंगे। तो ये एक फैक्टर है। लास्ट वीक हमने देखा कि वापस से स्पेकुलेटिव एक्शन बहुत जबरदस्त डॉलर इंडेक्स में हुआ है। वैल्यू वाइज देखा जाए
तो बहुत तेज स्ट्रेंथ इसमें बनते हुए दिखी है। और यूरो की अगर बात करें तो नेट शॉर्ट पोजीशंस 2.5 साल के ऊंचे स्तर पर चली गई हैं। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स है जिसके चलते हमने डॉलर को चढ़ते और यूरो को दबते हुए देखा है। चाइनीज युआन की बात कर ले तो इसकी तो हालत बहुत ही बुरी है। पिछले हफ्ते ही हमने मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा को चीन के जो ग्रोथ अनुमान है उसको घटाते हुए देखा है। हालत खराब है। इसके मैन्युफैक्चरिंग हब में जितने भी पावर रिस्ट्रिक्शंस थे, इंडस्ट्रियल हब्स को रोका गया था, उस पर एक्सटेंशन लगा दी गई है। लेंडिंग रेट्स घटाए हैं, उससे भी युआन नीचे आया है। तो इन फैक्टर्स के चलते हमने युआन को भी बहुत तेजी से लुढ़कते हुए देखा है। आउटलुक की अगर बात करें, जहां तक हमारे रुपए का सवाल है, एक्सपर्ट्स फिर से मान रहे हैं कि रुपया अब नया रिकॉर्ड लो बनाता हुआ नजर आएगा। 1 से 2 हफ्ते के लिहाज से मोतीलाल को लगता है कि डॉलर के मुकाबले 80 रुपए 40 पैसे के लेवल के लिए तैयार हो जाइए। केडिया कमोडिटीज उनकी रिकमेंडेशन है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में आपको 80 रुपए 85 पैसे तक का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब एक बार फिर से 80 के पार और कुछ नए रिकॉर्ड लोज हमें डॉलर की मजबूती की वजह से बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे कमजोर रुपए के कारण और साथ ही कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन भी आपके लिए। आइए 2:30 बजे का वक्त है। पहले सेठी साहब तैयार है तो उनकी स्ट्रेटेजी ले ली जाए, उसके बाद मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दूंगा। तो सेठी साहब को कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम है, तब पहले तक स्ट्रैटेजी ले लें। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, मेरा डेटा तैयार है। चलिए अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का बिल्कुल 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। अनिल जी, तो ग्लोबल पिक्चर तो अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप फ्राइडे का एक्शन जोड़ लें तो 600 पॉइंट्स की गिरावट आपको डाउ में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 1.5% की गिरावट दिख रही है, तो वहां पर कमजोरी है। 2% फ्राइडे को फिसला था नैस्डैक। यूरोप के बाजारों में 1.5% की गिरावट है, ऑलमोस्ट 2% की। रुपया हमने देखा है डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात है, कच्चे तेल पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। अदरवाइज सर संकेत तो ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, जैसे हम सुबह बात भी कर रहे थे। बचे हुए 1 घंटे के लिए दीप ऐसा लगता है कि न इसको 17,500 के नीचे बंद होना है, न 17,600 के ऊपर जाने की हड़बड़ी जल्दबाजी है। 17,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 70 लाख शेयरों का, जिसमें से 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 17,600 के कॉल्स में 82 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 73 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। यानी कि 100 पॉइंट की ये रेंज दिखती है। अगर 3 बजे तक या 3:05 तक आप 17,500 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 75 पॉइंट की रिस्क आपके लिए खुल जाती है। तब आपके लिए अगला सपोर्ट जो होगा 17,425, 17,450 तक का होगा। 50 से 75 पॉइंट आप और लुढ़क जाएंगे और वो क्लोजिंग बेहद खराब होगी। ऊपर में अगर आज आप होल्ड कर पाते 3 बजे तक, 3:05 तक 17,600 को पार निकलकर, तो आप 17,650 और उसके बाद 17,700 तक की यात्रा आज ही कर सकते हैं। वो शॉर्ट कवरिंग होगी जो ऊपर ले जाएगी। और ये कब होगा? जब ये डाउ फ्यूचर जो 300 पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर 300 वाला या 350, 400 गिर जाए तो आपने 17,500 तोड़ देना है या उसके आसपास पहुंच जाना है। अगर ये सुधर कर 150, 200 पॉइंट ही नीचे रह जाए तो फिर आपको छलांग लगा लेनी है 17,600 तक की। तो आई थिंक डाउ फ्यूचर्स के साथ देखना है कि जिस तरफ जाए एग्जैक्टली हमें उसी डायरेक्शन में उस हिसाब से काम करना है और कुछ भी नहीं। अभी जिस हिसाब से 300 पॉइंट नीचे उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद न 17,500 माफ कीजिएगा, न 17,500 के नीचे बंद होंगे, न 17,600 के ऊपर बंद होंगे। इस रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में हम करेंगे टाइम पास। अब आइए बैंक निफ्टी 38,300 के आसपास है। 38,225, 38,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। अगर 3 बजे तक आप 38,200 के नीचे ट्रेड करते हैं तो आप 38,050, 38,150, 38,025, 38,150 की रेंज में आज ही आ जाएंगे और वहां पर आपको शॉर्ट काटने चाहिए, लॉन्ग करने चाहिए। और 38,500 को पार करके टिके, जो कि चांस कम दिखता है, तो आप तेजी दिखाएंगे, क्योंकि 38,500 के पुट पर 26 लाख शेयर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और दीप लगभग आधा दिन आपने उसके नीचे बिताया है 38,500 के नीचे। तो अब 38,500 आपके लिए बड़ा एक लेवल हो गया। सो जब तक 38,500 के ऊपर ना टिके तब तक तो हर राइज पे बैंक निफ्टी बढ़ेगा, तब भी आपको पोजीशन हल्की करनी है, वो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग मानी जाएगी। ताकत का पहला अंदाजा 38,500 के ऊपर ही मिलेगा और अब जो रेंज बन जाएगी आपको इवेंचुअली वो 38,000, 38,500 की बन जाएगी। अगर आज आप घूम फिर कर 38,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो उतने खराब नहीं है, लेकिन 38,500 के नीचे बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी आपको कमजोरी के ही संकेत दे रहा है। वो मैं 3:20 में बताऊंगा। तो ये आपके लिए डेटा है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ओके, तो ये है इस समय आपके लिए बाजार पर नजरिया। डाउ फ्यूचर को थोड़ा ट्रैक करिए, सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स।
स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करिए, क्या कर रहे हैं इस बाजार में आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए ये बाजार में पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई है और अब कैश मार्केट के अच्छे वाले स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और दीपांशु एक चीज अपडेट करना चाहूंगा, आज सुबह इस खराब बाजार में भी सुबह जो मैंने एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मेरी शॉर्ट टर्म पिक थी वेस्ट कोस्ट पेपर 565 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 585 का टारगेट था, वो शॉर्ट टर्म छोड़ के आज ही टारगेट भी अचीव हो गए और इस खराब बाजार में भी स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस है सर। इनफैक्ट अभी भी उन्हीं लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, डेज हाई के आसपास है, 4.5% की तेजी। तो वेस्ट कोस्ट पेपर यहाँ पे तो टारगेट हिट हुआ है, पर बताएं सर अब क्या करना है? बिल्कुल दीपांशु, आज जो 2 स्टॉक है जिसमें पहला स्टॉक है अगेन मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, जो सोना कॉम्स SONACOMS सोना कॉम्स के नाम से ट्रेड होता है, 527-28 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये अगर भारत में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को प्ले करना है तो ये बिल्कुल एक प्रॉक्सी है, इससे अच्छा स्टॉक नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को प्ले करने का। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, अराउंड 13-14 हजार करोड़ की एक लीडिंग ईवी फोकस्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जिसके टेस्ला को तो सप्लाई करती है, इसके अलावा 30 और कस्टमर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। और पिछले साल 45 से 50% का जो इनका टर्नओवर था वो आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस से। फिर हाल ही में इन्होंने एक तो कुछ महीनों पहले कनाडा की एक कंपनी एनेडाइम इंक के साथ मैग्नेटलेस ईवी मोटर्स के लिए टाई अप किया। फिर परसों खबरें आई एक इजराइल की कंपनी है ड्राइव TLV जो स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है, उसके साथ पार्टनरशिप करी है 18 तारीख को। बाकी ये स्टॉक आज के इस खराब बाजार में भी 1-1.5% अभी ऊपर था या ऊपर है, तो वो कारण ये भी है कि पिछले 2 दिनों में स्टॉक में 10% के करीब की गिरावट आई है, जिसका कारण था जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए अभी हाल ही में 511 के आसपास कुछ अपनी स्टेक बेची है, तो बट उस स्टेक को खरीदा SBI म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने। तो मुझे लगता है ये जो सेलिंग है ये खत्म हो गई है और अब ये स्टॉक बिल्कुल चलना चाहिए। बाकी फंडामेंटल सॉलिड है, एबव इंडस्ट्री इनके मार्जिन से अराउंड 27-28% के, और कंपनी की जिस हिसाब से वर्किंग चल रही है मुझे लगता है हर 2-3 साल में इसकी सेल्स डबल होनी चाहिए आने वाले कई सालों तक। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ब्लॉक डील के बाद जो गिरावट है इसमें खरीदारी करने की। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 515 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए सोना BLW में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं आपका दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी है, स्टॉक का नाम है टाटा कॉफी, जो अभी 220 के आसपास ट्रेड करता है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। आज हम देख रहे हैं कि ये जो चाय और कॉफी वाले स्टॉक्स है, आप इसकी ही जैसी एक और कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स, उसमें आज 10% की तेजी है, स्टॉक का 40-50 रुपए बढ़ा हुआ है और इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये भी एक दिग्गज कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग कंपनी है दुनिया की, फिर एशिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफी कंपनी और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंस्टेंट कॉफी की। बाकी इनके कई ब्रांड्स है, पॉपुलर है, 8 o'clock कॉफी का जो ब्रांड है वो भी कंपनी ओन करती है, फिर स्टारबक्स जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है टाटा कंज्यूमर्स के अंडर में, उसको भी कॉफी सप्लाई करती है। जून क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे, 65 करोड़ का पैट था वर्सेस 46 करोड़ ईयर ऑन ईयर। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा 47%, अच्छी खासी FIIs DIIs की भी हिस्सेदारी, और मुझे लगता है जिस तरह से बाकी के टी कॉफी स्टॉक्स में एक अच्छी चाल है, ये स्टॉक भी इन लेवल्स पे बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 235 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 215 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कॉफी पर खरीदारी करने की राय आती हुई। और CCL प्रोडक्ट आज 10% जैसा वागले साहब भी बता रहे हैं, गजब भागा है CCL प्रोडक्ट 10%। क्या ऐसी कोई खबर तो सुनने में नहीं है, खाली कॉफी के दाम बढ़ रहे हैं सर, वहीं पर एक्शन वापस से महंगी हो रही है कॉफी। कुणाल जी आपके लिए, आप तो चाय पीते हैं ना? अनिल जी मैं दोनों पी लेता हूं अनिल जी, चाय और दोनों में माहिर हूं अनिल जी। अच्छा, और ये जो मैकडोवेल शॉट, और ये जो अभी अभी मैकडोवेल शॉट किया वागले साहब ने, उसकी वजह? अनिल जी हो सकता है बंसल जी की अनुपस्थिति वजह हो, अनिल जी एक बार पूछ लीजिए वागले साहब से। नहीं, उसकी भी वजह यही कि आप इसमें माहिर नहीं है। जहां आप माहिर हैं वहां पर तेजी हो रही है, जहां पर आप माहिर नहीं है वहां पर मामला थोड़ा ढीला ढाला है। तो चलिए, वागले साहब ने मैकडोवेल शॉट करने को कहा है, टाटा कॉफी पीने के लिए कहा है आपको। सेठी साहब ने 235 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। आज सुबह 10 की कमाई में हिमांशु जी और जय ने भी CCL प्रोडक्ट्स, दोनों ने एक साथ दिया। 452 में उन्होंने दिया था, अभी क्या प्राइस क्या हो गया? 454 लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है सर। ओके,
आइए बढ़ते आगे और एक इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे आईपीओ होते हैं जो लिस्ट होते हैं, लिस्ट होने में कोई तो आईपीओ लिस्ट होता है मतलब किसी प्राइस पर, कोई होता है मतलब एक एक्सचेंज पे अलग प्राइस पे लिस्ट होता है, दूसरे एक्सचेंज पे अलग प्राइस पे लिस्ट होता है ना, कि बीएससी पे लिस्ट हुआ 450 पे, एनएससी पे लिस्ट हुआ 465 पे, ठीक है, फिर 5% की सर्किट, दोनों में गैप चलता रहता है, लोग सोचते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब इसको लेकर एक नया नियम आ रहा है और वो नियम यह कि 250 करोड़ रुपए या उससे कम की आईपीओ में, जो आईपीओ की साइज है उसकी लिस्टिंग होने पर जो कीमतों में भारी उतार चढ़ाव रहता है या जो एक्सचेंजेस के बीच में अंतर रहता है उसे दूर किया जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो दोनों एक्सचेंज के प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने का काम रेगुलेटर्स कर रहे हैं। पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ ब्रजेश तैयार इस वक्त। ब्रजेश बताइए क्या है पूरी खबर। बिल्कुल, खबर यह है कि बहुत बार जो 250 करोड़ रुपए या उससे कम के आईपीओ हैं उनके प्राइसेस में जो लिस्टिंग के बाद बहुत भारी अंतर रहता है, तो उस अंतर को जो है कम करने की कोशिश जो है वो रेगुलेटर कर रहे हैं और इससे संबंधित नियमों पर काम चल रहा है। तो इसमें यह होगा कि जो इक्विलिब्रियम दोनों एक्सचेंजेस का जो डिमांड होगा उसको जो प्राइसेस इमर्ज कर रही होंगी उसको मर्ज किया जाएगा प्री सेशन के पहले का प्राइस जो फाइनल निकल कर आ रहा होगा, ताकि दोनों एक्सचेंजेस पर जो लिस्टिंग का भाव है लगभग जो है वो समान रहे और उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आने पाए, क्योंकि जो लिमिट है वो सिर्फ 5% की इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सिर्फ 5% की लिमिट लगी होती है। लेकिन अगर एग्जाम्पल देखें तो किस तरह से ये अंतर बहुत लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि 10 दिन से पहले ये होता है कि इनका ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में होते हैं, तो इस वजह से ये जो 5% की लिमिट होती है इस वजह से जो अंतर है वो कम नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ आया था, अप्रैल में शायद इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो उस वक्त बीएससी में जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया था वो 157 रुपये था, एनएससी में इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो 125 रुपये था, इशू प्राइस 137 रुपये का था। लेकिन एनएससी में जो क्लोजिंग जब हुई इशू की तो 160 रुपये पे हुई और बीएससी में जो क्लोजिंग हुई 131 रुपये पे हुई, यानी 137 रुपये के इशू पर करीब 29 रुपये का अंतर था। तो ये जो अंतर है ये किसी भी तरह से प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है उसको कहें तो एक तरह से फेल साबित करता है। तो ये इसका जिसमें जो खामी है इसको दूर करने के लिए अब नियम इस पर सेबी में चर्चा हो रही है और इसको जो है ठीक किया जाएगा और इसका सोल्यूशन संभवतः यही निकलेगा कि दोनों एक्सचेंज में जो प्राइस इमर्ज करके आते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस उनको मर्ज कर दिया जाए। भाई जैसे इसमें 157 एक जगह है, 125 एक जगह है, दोनों की एवरेज निकाल दो जी वैसा, और वो आपकी ओपनिंग प्राइस होगी। हाँ, उसके हिसाब से उसके हिसाब से आपका ओपनिंग प्राइस। ये आइडिया तो ठीक है वैसे। हाँ, इसमें क्योंकि आप देखें तो जो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है उसको ही फेल कर रहा है ये। हाँ, तो फायदा क्या है फिर? सही बात है। इस तरह से आइडिया खतरनाक आया दिमाग में जिसके भी आया है। ये एग्जाम्पल्स आइडिया पैदा करते हैं। जैसे वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ था तो वो एक बड़ा एग्जाम्पल था, और क्योंकि 10 दिन तक जो है दोनों का फर्क चलता रहता है। 10 दिन तक इंट्राडे ट्रेड हो नहीं सकता है। जिसको लेना वो एक एक्सचेंज में लाइन में लगा रहेगा, जिसको बेचना दूसरे में लाइन में लगा रहेगा, सौदे होंगे नहीं। हाँ, इस दिक्कत की वजह से आई थिंक जिस दिन हुआ था हमने ऑन एयर हाईलाइट भी किया था। करेक्ट, जिस दिन ये हुआ था ये मेरे को याद हमने बात की थी, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया यार। तो इसको अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही बढ़िया। कहाँ से लाते ढूंढ वो अभी वो 2 दिन पहले जो खबर लाए आप जो किया नहीं। हाँ, प्लस ETF में मार्जिन ट्रेडिंग। हाँ, ETF में मार्जिन ट्रेडिंग वाली खबर थी। उसके अलावा F&O स्टॉक्स का भी, मतलब एक के बाद एक सारी खबरें बहुत ही तगड़ी, और ये भी एक बहुत, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जो होने जा रही है। धन्यवाद आपका ब्रजेश, ये बेहतरीन खबर देने के लिए। दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार है। आइए एक बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल, और उसके बाद कुणाल जी भी तैयार हैं चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं किरण जी। अनिल जी, डॉलर इंडेक्स काफी तेज चढ़ा है और इसके चलते मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, और पिछले 12 दिन का जो तेजी थी टाटा स्टील में वो ट्रैप होती नजर आ रही है, और डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है बेचने के लिए। तो टाटा स्टील बेचने की सलाह है। 105 रुपए 50 पैसे का भाव है अभी। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए ऊपर रहेगा, 107 रुपए 50 पैसे।
पहला टारगेट रहेगा 100 रुपए के आसपास, और ये अगर निकल जाता है तो 95, 93 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो 100 के आसपास आपको वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए एक बार, और उसके बाद 93 की तैयारी करते नजर आ जाने चाहिए, और ये सारे के सारे टारगेट्स गुरुवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। स्टील भी फिसलने के लिए तैयार है। 100 के नीचे लग रहा है किरण जी को ये काउंटर जाने वाला है। बड़ी तेजी इस काउंटर में भी हमने आती हुई देखी थी स्प्लिट के बाद, और अब तेजी से गिर भी रहा है। ये काउंटर डबल डिजिट्स में आ सकता है इस फॉल में। आइए चलते हैं कुणाल जी के पास और लेते हैं उनसे चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, मेरी भी बिकवाली की राय है, और बेचना मेटल स्टॉक है। जैसे किरण जी ने कहा कि मेटल स्टॉक्स में बिकवाली साफ दिख रही है, और अब बारी है बेचने की एनएमडीसी को। एनएमडीसी का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक हुआ है जिसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है, तो इन स्तरों पर बिकवाली करके चलें। 114 रुपए 50 पैसे पर 114 हाफ पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 109 रुपए का, 109 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 107 रुपए का। तो 109 107 के टारगेट के लिए एनएमडीसी में मेरी बिकवाली है आपके लिए एनएमडीसी जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 570 रुपया। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी दबाव है और कल का लो टूट चुका है, और एचडीएफसी लाइफ में यहां से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 580 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में एचडीएफसी लाइफ में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 560 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट देखने को मिलेगा। 560 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 550 रुपए तक के लेवल भी इसी हफ्ते में एचडीएफसी लाइफ में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 580 का स्टॉप लॉस, 560 से 550 के टारगेट 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर बिकवाली की कॉल इस समय आती हुई दिख रही है। एक एक करके कमजोरी और सेल कॉल्स आ रहे हैं। आइए एक कॉल सचिन जी की तरफ से भी है, बीटीएसटीटी। बताएं सर। थैंक यू दीपांशु, यहाँ पर यूपीएल में फ्रेश ब्रेकडाउन है, यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। सो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग 1 से 2 दिनों में स्टॉक 730 735 के जोन में ट्रेंड होना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 736 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 754 पे, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं यूपीएल में। तो यूपीएल इस पर करें बिकवाली, ये राय है आपके लिए सच जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी भी एक कॉल देना चाह रहे हैं, और बिगुल उनके लिए सुपर सेट का। जी सर। दीपांशु, सभी बेच रहे हैं, मैं अकेला ही हूं खरीदने वाला। समुंदर की मौजों के सामने मैं ही खड़ा हूं। तो खरीदारी की राय है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी डिक्सॉन टेक पे। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एलईडी वगैरह वगैरह का तो है ही, पर अब आपके जो मोबाइल बनते हैं वो मैक्सिमम डिक्सन टेक्नोलॉजी बना रहा है। सैमसंग के 25 लाख मोबाइल क्वार्टरली ऑर्डर है, मोटोरोला के 15 लाख मोबाइल क्वार्टरली ऑर्डर्स है। तो मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक बहुत बेहतरीन कर रहा है। साथ ही साथ जो एक सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी शॉर्टफॉल थी गाड़ियों में और दूसरे सब चीजों में, सेमीकंडक्टर बनाने की भी योजना डिक्सन टेक कर रही है। किसके साथ टाई अप है वो अभी तक खुलासा नहीं किया गया, बट डिक्सन टेक सेमीकंडक्टर में भी आ सकती है। 300 करोड़ का केपेक्स है, तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर वाली बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 4200 का, और थोड़ा सा अगर समय दे दे आप 3-6 महीने का, तो 4580 के करीब का टारगेट आ सकता है डिक्सन टेक पे। 3-6 महीने का समय थोड़ा सा है सिद्धार्थ जी, यहाँ तो 3-6 घंटे नहीं निकल रहे आज। आपको 3-6 महीने छोटा सा लग रहा है? अनिल जी, फिर से तेजी आ जाएगी तो फिर छोटा ही लगेगा। हाँ, तेजी के टाइम को तो हमें लगता है 5 बजे तक ट्रेडिंग चालू रहे तो बढ़िया है। मंदी में तो ऐसा लगता है 3:30 कब बजेंगे, 3:30 कब बजेंगे, 3:30 कब तो पता नहीं, लेकिन 2:45 जरूर बज गए, और 2:45 बजे वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत।
सर सुस्वागतम, आपके लेवल के नजदीक आ गया है 17,500 पर, खरीदा जाए? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल यहाँ हिम्मत करो ना। 18,000 पे परसों आपको सब बाय कॉल से, अब 15,000 17,500 पे तो सेल दे रहे हैं। सब डाउ फ्यूचर के चक्कर में है, पहले भी लुढ़क चुके हो आप इस चक्कर में। इस चक्कर में मत रहना, 18,000 पे जाएगी ये सेटलमेंट। और आपको बता दूं, चाइना और क्रूड और करेंसी तीनों आपके फेवर में है। चाइना इज वीक, जो पैसा वहां गया था वो वापिस आ रहा है। क्रूड इज गोइंग टू $80 एंड बिलो, और आपको करेंसी का स्ट्रेंथ दिख रहा है। सो व्हाट डू यू वांट? आपको मौके कब आएंगे? मौके फिर ऐसे कह के नहीं आते अनिल जी, जब फियर है तभी लेना है। आज नेकेड शॉर्टिंग हो रही है, यही टाइम है। डाउ फ्यूचर्स के ऊपर मत जाइए, आपको अपना निश्चय दिखाना है कि आपको क्या लेना है। लेने का मौका है, इससे मत चूकिए। आज तो मैं आपको इंडेक्स पे बाय दे रहा हूं अलॉन्ग विद द स्टॉक्स। आप कहे तो मैं शुरू करूं। बात है, परफेक्ट। तो बिल्कुल इस गिरावट में घबराइए नहीं, मजबूती के साथ डटे रहे। पिछले हफ्ते भी आपको वसीम साहब ने 2-3 बार कहा कि ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए, जगह बना के रखिए, नीचे मौका आएगा तब की तैयारी रखिए, और वो मौका अब आ गया है। इंडेक्स भले 500 गिराओ, स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं और अब खरीदारी करने का मौका आ गया है। बता रहे हैं वसीम साहब आपको क्या क्या खरीदना है, बताएं सर। अनिल जी, पहले तो आपको न्यूरेका बोला था, सुबह भी कहा था, आज का आउट परफॉर्मर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 15,500-1600 दिवाली पे दिखा दूंगा। आपको कह रहा हूं, अगर आप इसके लिविंगो का देखिए, इसकी जो न्यू ऐप है 8.5 लाख 7,000 रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए देता है SDICIC। आप ये मान नहीं सकते ये शेयर कितना बड़ा हो सकता है अगर टेक ओवर का टारगेट। तो दिस इज अ नो ब्रेनर। 15,500-1600 आपको न्यूरेका में इस दिवाली पे आएगा, और दिवाली दूर नहीं, 2 महीने है। और आपको बता दूं, दिवाली पे न्यू हाई, ये जो अटकलियां लगानी है जैक्सन होल और ये और वो, ये सब हो जाएगा। फॉरनर्स हैव नॉट गॉट एनी स्टॉक, और कोई भी डिक्लाइन लेने का मौका है। 18,000 आए है या आया। अब आपके लिए अपडेट भी दे दूं कि DLF इज अ नो ब्रेनर। आप देखिए, जो आप पूछिए कुणाल जी और राकेश जी से, सेलेक्ट सिटी मॉल क्या है और DLF के मॉल्स क्या है, और रेंटल इनकम इज हिटिंग अ 5-year हाई। I will not be surprised if DLF this quarter itself tells you that the rental incomes are at the all-time highs. So you cannot but make money in DLF at 366. Stop loss again at 358, 400 का टारगेट। दूसरा पिक अनिल जी, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड, जितनी और एयरलाइंस आ रही हैं, जितने और बसेस स्कूलों के खुल रहे हैं, इज अ नो ब्रेनर। और उसमें अब ये इनपुट कॉस्ट, स्टील प्राइसेस आर लोअर, कॉपर प्राइस आर लोअर। Ashok Leland is headed to 155, 158 new highs, और 175 by the year end. और तीसरा पिक Larsen and Toubro. I think L&T as a play on the infrastructure is a no-brainer. ये जो आज की 2-3 दिन में accumulation दिया है, इसमें आपने एंट्री नहीं की तो आप रह जाएंगे। और अनिल जी, लास्टली निफ्टी 17,520, स्टॉप लॉस 17,380, टारगेट 17,700, और ये शायद कल ही आ जाए। तो ये 3 आपको खरीदारी करने की राय है। 17,520 पर निफ्टी खरीदे, 17,380 का स्टॉप लॉस और 17,700 के टारगेट। साथ ही L&T खरीदें और अशोक लेलैंड खरीदें, DLF खरीदें। ये सारे के सारे स्टॉक्स वसीम साहब की शॉपिंग लिस्ट में, और इंडेक्स भी शॉपिंग लिस्ट में आता है। और 17,500 के नीचे की मंदी कम दिखती है। यही बात हम भी कर रहे थे कि 3 बजे तक 17,500 तक अगर होल्ड हो जाता है तो कोई खास चिंता की बात है नहीं, और वो दिख भी रहा है। दीप, सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। यस सर। बैंक निफ्टी तो फिर भी एक बार नया लो बना के आया। बैंक निफ्टी ने अब जो 38,250 के आसपास का जो लो बना दिया, वो लो वापस बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। ये आपके लिए ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है भरपूर एक्शन में है। आइए बढ़ते हैं आगे। और इस वक्त अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई वागले साहब ने अशोक लेलैंड छोड़ दिया है, वसीम साहब ने लॉन्ग दिया है, तो एक टेक्निकल राय है, एक फंडामेंटल राय है, दोनों अलग अलग तरीके से है, तो कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको लगे फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप डिसाइड करिए कि आपको किसको फॉलो करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से करना है, टेक्निकली फॉलो करना है तो वागले साहब है, फंडामेंटली फॉलो करना है तो वसीम साहब है। और फिर भी बहुत कंफ्यूज लगे तो दोनों छोड़ दो, बाकी स्टॉक है एक छोड़ दो जहाँ कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली, व्हेन इन डाउट बेटर स्टे आउट। कोई करना जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय इस वक्त वसीम साहब की तरफ चारों स्टॉक्स पर। बिल्कुल, तो रखेंगे उन पर नजर। और थोड़े आपको काउंटर्स वीक दिख रहे हैं। पावर मैक पर रखिए नजर, प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करके फंड जुटाने वाली है कंपनी, ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है। तो ये भी एक और काउंटर जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। कुछ स्टॉक्स में रिकवरी आई थी,
बट वापस ये फिसलते हुए दिख रहे हैं। और आज मिड कैप आईटी के बुरे हाल है। माइंट्री 3.5% नीचे माइंट्री, और फ्रेश बिकवाली इस समय माइंट्री पर आपको आती हुई दिख रही है। एक बार जरा किरण जी से चार्ट चेक लिया जाए। किरण जी, माइंट्री देखें सर। नहीं, इधर भी एक अच्छा खासा जो लॉन्ग पोजिशन है वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। 3500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे हम खुले और कंसिस्टेंटली इसके नीचे ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो जब तक हम 3500 के नीचे है तब तक मेरा मानना है कि हम 3300 के ओवर चलते नजर आ जाएंगे और 100 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकती है। वहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए, पर अगर लॉन्ग पोजिशन से उधर से बाहर निकलने की सलाह है। एक अच्छे नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा उसके बाद आईटी मिड कैप आईटी काउंटर्स में हम देख सकते हैं। तो मिड कैप आईटी में आपको परेशानी आती हुई दिख रही है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहाँ पर भी बड़ा कट है। इंटेलेक्ट डिजाइन ये फिसलते हुए आपको दिख रहा है। अक्रॉस आईटी में आज कमजोरी है, यहाँ पर रखिए नजर। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को? सर यहाँ पे 17,500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 92-93 में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, और टारगेट होंगे करीब 140 से 150 रुपए के। ओवरऑल डेटा वाइज अगर देखेंगे तो अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। जैसे कि जब अगस्त एक्सपायरी चालू हुई थी तो 16,900 के आसपास चालू हुई थी, और 18,000 के आसपास का हाई बना है फ्यूचर्स में, और वहां से हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और वो डेटा से दिख रहा है क्योंकि ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट डेली कम हो रहे हैं। यानी कि फ्राइडे को जो सेलिंग आई उसमें ओआई घटे, आज भी जो सेलिंग आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस है ऊपर के लेवल पे, बिफोर एक्सपायरी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है इस पूरे वीक में क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी वीक में है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे करीब 17,400 17,350 आ सकती है। तो इसलिए हम 17,500 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। 92 के आसपास 93 के आसपास लेना है। 140-150 टारगेट होंगे और 60 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वहीं बैंक निफ्टी में कुछ अभी सपोर्ट दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी ट्रिगर देगी मुझे लगता है सेलिंग के लिए, और बैंक निफ्टी से सेलिंग आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू नेगेटिव है, वहां पे भी अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। तो बैंक निफ्टी को प्ले करने के लिए 38,300 के पुट ऑप्शन ले सकते हैं जो 245 की है। इसका स्टॉप लॉस 180 का होगा और टारगेट करीब 400-420 का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर पुट खरीदने की राय आपके लिए आ रही है, जहां तक नितिन जी का सवाल है। फिलहाल बाजार थोड़े कमजोर दिख रहे हैं और वहीं से आपको गिरावट का भी प्रेशर आते हुए दिख रहा है। नजर रखेंगे, ये सारे काउंटर्स आपको वीकनेस इस समय दिखा रहे हैं। वीकनेस आ रही है मेटल्स में, जैसे मैं बात कर रहा था। सेल ये एक और काउंटर है जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। एक बार जरा सेल की चार्ट चेक लें सुमित जी के साथ। सुमित जी, 80 के नीचे आज 4% नीचे सेल, जरा देखें सर इसे। आज तो आना ही था नीचे दीपांशु, मार्केट में ही गिरावट है तो सारे स्टॉक गिर ही रहे हैं और मेटल सेक्टर भी गिर रहा है, तो सेल के अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। 75 रुपए से लेकर 73 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई गिरावट, ऐसा कोई डिप आता है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, तो लोअर लेवल से फिर इसमें वापस से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नीचे में बेस बना है, और बेस बनने के बाद पिछले 10 से 15 दिनों में ये पहले 2-3 दिन है जिसमें एक डिसिसिव सेल ऑफ सेल में देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग को समझ के डिप्स में खरीदारी करें। जब भी ये 72 या 75 के आसपास आता है तो वापस से 80 के ऊपर निकलते ही इसमें एक अप मूव स्टार्ट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए सेल। एक और हाई बीटा काउंटर जहां पर आपको रखनी नजर, वो है मणप्पुरम फाइनेंस। जरा वागले साहब के पास चलते हैं। वागले साहब, इसमें भी एक बाउंस बैक आ रहा था, 107 108 तक के लेवल्स पर गया था, पर आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आया और वापस 100 के नीचे आ गया है मणप्पुरम। देखें सर इसका चार्ट जरा। दीपांशु 4% डाउन है, यहाँ पर भी बेचा जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये 101 102 क्रॉस करेगा। आपका स्टॉप लॉस 102 के ऊपर का होना चाहिए, और 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कम से कम 90 के लेवल्स आनी चाहिए। बहुत वीक पैटर्न है, बेचा जा सकता है यहाँ पर भी, और थोड़े हल्के से बाउंस पे। % की गिरावट इन लेवल से भी आपको मणप्पुरम पे आती हुई दिख सकती है। ये वागले साहब की राय। काउंटर इस समय स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट फ्रेश डेज लो पर बाजार रह रहा है। 17,500 के नीचे आपको निफ्टी इस समय जाते हुए दिखाया। अभी अभी डेज लो टच किया है, 17,500 के नीचे आया निफ्टी। एग्जैक्टली ये लेवल होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है बाजार, बट एक बार के लिए तो 17,500 तोड़ ही दिया है। जहां तक निफ्टी का सवाल है तो वहां से आपको फ्रेश बिकवाली आ रही है। टाटा स्टील, JSW स्टील, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर। टाटा मोटर्स गिरावट दिखा रहा है। दिग्गजों की बात करें तो L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, ये सारे के सारे आपको कमजोर दिख रहे हैं।
इनफैक्ट सत्य जी, मुझे याद है इंडसइंड बैंक इससे आपने सेल कॉल करी की प्रक्रिया शुरू करी थी फ्राइडे को मॉर्निंग सेशन में, बट कोटक बैंक कैसा लग रहा है? क्योंकि कई लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये फुटसी रीबैलेंसिंग में इसका नाम आएगा, बट आया नहीं। कोटक बैंक का चार्ट जरा बताएं, क्योंकि गिरा था फिर संभला, आज भी गिरा है, बट बाजार डेज लो पर है। कोटक बैंक इस समय थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रेजिलियंस इसने डिस्प्ले किया है थ्रू आउट द डे एंड आई थिंक मॉर्निंग में जो एक स्विंग लो बनाया था 1815 के आसपास, आई थिंक उसके नीचे या उसके आसपास भी ये मंडराया नहीं है। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट यही है कि 1800 का जो एक सपोर्ट है वो कैसे प्ले आउट होता है इस फाइनल लेग ऑफ एक्सपायरी में। बट अगर इन केस यहाँ पर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो आई थिंक ये एक अच्छा कैंडिडेट होगा टू प्ले ऑन द लॉन्ग साइड। बट फिलहाल मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे सिंस मार्केट की वीकनेस थोड़ी सी और परसिस्ट हो सकती है तो यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर 1800 ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली वापस एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ऑन द शॉर्ट साइड। बट फिलहाल मुझे लग रहा है आज के सत्र के लिए सेकेंड हाफ में मुझे इसे अवॉइड करना है एंड कल अगर ओपनिंग थोड़ी सी बेटर होती है तो प्रॉब्ली एक गुंजाइश होगी एक पुल बैक बाउंस बैक की, जहां पर कुछ लॉन्ग्स हम पार्टिसिपेट करें। यह है आज के लिए आपके लिए कोटक बैंक और निफ्टी 17,503 बजे का जो लेवल देखिए, एग्जैक्टली बजे 3 एग्जैक्टली 17,500 आ गया। मैं क्या करूं, मैं बताओ। इसलिए मैंने हाईलाइट भी बात करते थे एग्जैक्टली उसी समय टाइम भी वही, लेवल भी, अब जाके 17,500 आधा घंटे में पहुंचते रहे। पता नहीं ये कहाँ से फॉर्मूला कैसे बैठता है, तो भगवान जाने। और बैंक निफ्टी आप देखिए वही 38,300 के आसपास ही टिका हुआ है। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। आइए चलते तरुण के पास और जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़ा प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला था, वो था इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उस पर अब जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं CERC और सेबी जो कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर हैं, उनमें आपस में बात नहीं बन पा रही है। और बात क्यों नहीं बन पा रही है, उसके दो बड़े मुद्दे हैं। पहला है एक तो इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स पे कैपिंग है, वो 12 रुपीज़ की जो कैपिंग है, यदि वो कैप रहेगी तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैसे लॉन्च हो पाएंगे, तो उस पर क्लैरिटी अभी नहीं आ पा रही है। और दूसरा है कि जो CERC को एक कंसर्न है कि मान लो यदि फ्यूचर ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में शुरू हो जाती है तो क्या आने वाले समय में इसका सीधा असर स्पॉट के प्राइसेस पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि उनका एनालिसिस है वो ये है कि उन्होंने बाकी कमोडिटीज़ में देखा है कि जहाँ जहाँ फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है उसका सीधा सीधा असर स्पॉट ट्रेडिंग पे पड़ता है। तो ये दो बड़े कंसर्न की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब उस पर एक मंजूरी मिल पाना जल्दी संभव नहीं है। इसके लिए अगले 15 दिन में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यह फैसला हो जाएगा क्या इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा या इसको ड्रॉप किया जाएगा। याद होगा सर, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद एक दोनों ही रेगुलेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई थी कि स्पॉट ट्रेडिंग कौन देखेगा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग कौन देखेगा, और दोनों ही अपने कंसेंट से ही नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन अब दोनों में ही आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो ये है आपके लिए ये तो इंटरेस्टिंग खबर है सर, क्योंकि इंतजार था इस प्रोडक्ट को, बाजार का काफी एक्साइटमेंट था, बट समझ में ही नहीं आ रहा आगे याद है 5 से 10% 2 दिन में दोनों स्टॉक भागे थे। IEX और MCX जब ये खबर आई थी तब काफी तेजी हुई थी। ब्रॉडली ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 80 से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जुड़ेगा इनके बॉटम लाइन में IEX के लिए। 80-100 करोड़ का प्रॉफिट होना अपने आप में बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो अगर नहीं हो रहा है इन दोनों रेगुलेटर्स के बीच में अभी तक ये डिसाइड होना बाकी की वाकई में किया जाए। अच्छा, CERC का कहना भी अपनी जगह ठीक है कि अगर आपको जब कैप ही कर देना है कि कितनी कमी हो सकती है तो फिर प्राइसिंग कैप ही कर देनी तो फिर ट्रेडिंग किस बात की, खाली नीचे की हो। अच्छा, सेबी का कहना अपनी जगह ठीक है कि अगर आप कोई भी चीज़ ट्रेड करें तो सेबी के परव्यू में आता है तो उन्हें तो रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक बात अटकी पड़ी है। ये अटकी हुई बात दोनों ही एक्सचेंजेस के लिए अच्छी नहीं है। आई थिंक थोड़ा कमजोरी वाला मामला तो है ही, इस लिहाज से लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन तब तक आइए जो कमजोरी वाला मामला दिख रहा है उसमें एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। MCX से जरा वागले साहब आप बताइए और किरण जी बताएंगे IEX पर आए, क्योंकि किरण जी के पार्टनर सुबह केलकर साहब IEX बेचने की राय देकर गए थे। किरण जी आप अपने चार्ट्स तैयार करिएगा IEX पर, तब तक मैं वागले साहब से एक बार MCX के चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूँ। बताएं सर। अनिल जी पैटर्न तो बिगड़ गया है। MCX अगर स्ट्रेंथ होनी थी तो कल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। 1300 के नीचे जब से ये ट्रेड होने लगा है, अभी 1273 का भाव है,
मुझे बेचना है थोड़े से हल्के से बाउंस बैक में 1280, 1212, 85 के। मुझे लगता है ये जैसे ही 1260 ब्रेक करेगा, 1265 जो स्विंग लो है, इसमें और गिरावट आएगी। ये 1200 तक जा सकता है, ये करंट माहौल है। तो ये है 1200 रुपए तक, 1200 रुपए तक की गिरावट, बड़ी गिरावट मानी जाएगी। किरण जी आप बताएं सर, आपको क्या दिख रहा है IEX में? आशीष जी ने जो सवेरे कॉल दिया था उनके टारगेट्स बिल्कुल हासिल होते नजर आएंगे। 154, 152 के दिए थे। मेरा मानना है कि 152 के टारगेट्स बिल्कुल हासिल हो जाने चाहिए और 150 एक बहुत ही अहमियत वाला लेवल रहेगा। अगर 150 निकल जाता है अनिल जी, तो मेरा मानना है कि चार्ट में बहुत ही बड़ी गिरावट आएगी और मेरे फिर टारगेट्स 135 के देखने को मिलेंगे। तो जो चार्ट पैटर्न है वो काफी खराब है। ऊपर में जो पुल बैक आया था उसमें लॉन्ग स्ट्रैप हो चुके हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि 154, 152 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निकल जाए तो 135 जैसे मैंने कहा। और अनिल जी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए प्लीज एक बिगुल। अच्छा, पूरा बाजार बिगुल ब्रेकडाउन है। बिगुल आप वैसे ही बजवा लो, ऐसा क्यों बोलते हो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा है? खाली ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते आप, ब्रेकडाउन में भी आपको अच्छा लग रहा है, हमको कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से हमें दीप बोल रहे हैं आधा घंटा सर और शो करना है, क्या करें? मैंने कर क्या सकते हैं, करना ही है। ब्रेकडाउन अच्छा है। अनिल जी अनिल जी ट्रेडर है तो नीचे में जाते हुए भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो शॉर्ट करके भी पैसा बनाया जा सकता है। देखिए पहले मैंने थोड़ी देर पहले JNFC दिया था, वो डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील डेज लोज पे ट्रेड कर रहा है। सवेरे आशीष जी ने कॉल किया, वो भी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। जी किरण जी बड़े क्रूर हैं। ओके आइए, बिल्कुल किरण का कमाल। बताइए किरण जी, क्या अच्छा देखा आपने? अच्छा बेचने के लिए देखा है अनिल जी। ब्रेक डाउन है मेरा। टाटा पावर में बेचने की सलाह है। 223 के आसपास, 223.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बेचने की सलाह है। मेरा पहला टारगेट 218 का रहेगा। इधर एक बार रिव्यू लूंगा। 218 के नीचे अगर क्लोज देता है तो गुरुवार तक 210 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो ऊपर में ये, जैसे मैंने IEX के बारे में बात की, ऊपर में जो ट्रैप हुए हैं वो पोजीशंस बहुत भारी भरकम है और उनकी ट्रैपिंग की वजह से, ये लॉन्ग कवरिंग की वजह से मेरा मानना है कि ये स्टॉक नीचे जाते हुए देखेंगे हम। तो पहले 218, अगर उसके नीचे चलता है तो 210 के टारगेट गुरुवार तक जा सकता है टाटा पावर। जिस तरह से इसमें ब्रेकडाउन आ रहा है, अब सारे हाई बीटा काउंटर्स पर आप बिकवाली देख रहे हैं। देखते हैं सुमित जी ने अगला कौन सा स्टॉक का गया है आइडेंटिफाई। सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। और ये स्टॉक में तो कुछ ज्यादा तेजी आई भी नहीं थी, एक पुल बैक बाउंस बैक आया था। 126 रुपए 25 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर बिकवाली है। एक पुल बैक बाउंस बैक आया था पिछले 4-5 दिनों में, जो स्टॉक को ऊपर 130-32 तक लेके गया और अब वापस से ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मदरसन में यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। यहां पे CMB में बिकवाली करें, 4 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए, यानी 130 रुपए का 132 रुपए का रेजिस्टेंस है, तो 130 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए और यहां पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 120 रुपए से लेके 118 रुपए तक के टारगेट मदरसन के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मदरसन के अंदर सेलिंग प्रेशर है, इसके अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 125 वाला पुट 1.5 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 75 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। 125 के पुट के टारगेट 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक के 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 120 से 118 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें मदरसन। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन पर बिकवाली की राय। आइए एक बिगुल सत्य जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। नहीं थी, बट फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से बिकवाली हो रही है, यहाँ पर जरूर बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से वापस इसने 7130 का एक बेस वायलेट किया है, पिछले आधे 1 घंटे से ये पर्टिकुलर बेस ये मेंटेन कर रहा था, तो मुझे लग रहा है फ्रेश वीकनेस यहाँ पर एग्जिबिट होगी अगले कुछ दिनों के लिए। सो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 7165 पे। फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में एंड टारगेट ऑन द लोअर साइड लगभग हो सकता है 7000 तक का। बजाज फाइनेंस 7000 तक के लेवल्स पर जा रहा है। निफ्टी बैंक 700 पॉइंट अब नीचे है और डिसाइसिवली 17500 के नीचे अब आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 3:05 के 3:25 एग्जैक्ट 3:05 475 पे आ गया। टाइम और लेवल का कमाल, दोनों का मिक्स देखो दीप।
एकदम सही लेवल पे सही टाइम पे कमजोरी की तरफ। हालांकि बैंक निफ्टी ने उतनी कमजोरी नहीं दिखाई इसने भी है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल 38,200 जो निफ्टी के लिए 17,500 था। लेट्स सी क्या होता है। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे आया, 300 वाला 350 हो गया, वहीं से थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ते आ गया और प्रमोटर्स की गिरवी रखी हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब जो गिरवी रखे वो कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, खराब नहीं है। क्यों, कैसे, ये बताने के लिए तैयार है नूपुर हमारे साथ डिटेल्स के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, जब बिकवाली की बात आती है तो सबसे पहले हाई बीटा स्टॉक और जो हाई प्लेज वाले शेयर्स होते हैं वो सबसे पहले फोकस में आते हैं। बट ये कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जून का जो क्वार्टर निकला था वहाँ पे जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग थी उसका परसेंटेज अब 1.5% ही रह गया, जो पिछली तिमाही में 1.7% के आसपास था। इनफैक्ट अगर पिछले साल की बात करें तो 2021 में सितंबर के क्वार्टर में ये परसेंटेज 2% के आसपास था। अब फिलहाल BSE 500 की जो कंपनीज है वहाँ पे खाली 3 ऐसी कंपनीज है जहाँ पे प्रमोटर प्लेज परसेंटेज अब 80% के ऊपर है। इनफैक्ट जो टोटल वैल्यू है ना वो भी अब 1.7 ट्रिलियन के आसपास रह गई है, जो कि 1% से भी कम है जो पूरा BSE 500 इंडेक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे भी। सबसे ज़्यादा अगर स्टॉक फोकस में देखें इसके कारण आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोटर प्लेज की होल्डिंग्स है वो है थायरोकेयर जैसे स्टॉक्स है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन एनर्जी, सुंदरम और स्ट्राइड्स फार्मा जैसी लिस्ट में इसमें नाम आते हैं। और पिछली तिमाही में जो अप एंड डाउन हुए थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए थे प्रमोटर होल्डिंग में, उसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़त इन कंपनीज में आती दिखी थी जहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेज का परसेंटेज था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था। जैसे कि मेड प्लस में काफ़ी इंक्रीज होते दिखा था, स्टर्लिंग एंड विल्सन, जिंदल स्टील एंड पावर, सोबा, स्ट्राइड्स फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे काफ़ी उछाल दिखा था प्रमोटर प्लेज के शेयर्स में। लेकिन दूसरी तरफ लेमन ट्री, अदानी पावर, सन फार्मा जैसी कंपनीज थी जहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेज वाली हिस्सेदारी थी वो कम होती नजर आई थी। इंटरेस्टिंगली 2 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे पहली बार प्लेज का कंसर्न आते दिखा, हालांकि 0.5% से कम है, लेकिन इंटरेस्टिंग है एलगी इक्विपमेंट एंड साइंस जैसी कंपनीज है जहां पे फर्स्ट टाइम प्रमोटर प्लेज का इशू आते दिखा था। निफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लेज वाले शेयर्स में आते हैं इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स। खैर अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पिछली तिमाही में भी कहा था कि उनका फोकस है कि जो 16% उनका प्लेज है वो अब 10% हो जाएगा इस साल के अंत तक। अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट जैसी कंपनीज भी इस लिस्ट में आती है। प्रमोटर प्लेज कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का जो डेट है वो भी साथ साथ उनका कम होते नजर आ रहा है। अच्छी बात है, प्रमोटर प्लेज इस समय कम होते नजर आ रहा है। कई सारे क्वालिटी काउंटर्स हैं जो इसके दम पर आपके रेडार पर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर रखी नज़र, JSW स्टील पर रखी नज़र, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स भी कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको रखना है नज़र। आइए, वागले साहब हैं तैयार अपनी पिक के साथ, बिगुल वागले का बंडर। बताएं सर। दीपांशु, STBT करना है टाटा मोटर्स, 455 का करंट भाव है, 5 रुपए का रिस्क होगा, 460 के ऊपर का स्टॉप लॉस और 445 का पहला टारगेट, 440 का दूसरा टारगेट। मुझे लगता है दोनों टारगेट कल के दिन में आने चाहिए। बिकवाली के लिए हो रहा है तैयार, इस पर रखें नजर। सेल कॉल वागले साहब की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है इस काउंटर पर। अभी थोड़ी देर पहले सच्ची जी ने भी यहाँ पर राय दी थी। टाटा ग्रुप स्टॉक से टाटा मोटर्स, टाटा पावर दोनों ही आपको इस समय कमजोर दिख रहे हैं। आइए, सिद्धार्थ जी एक और कॉल देने के लिए तैयार, बिगुल के लिए सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी, सारे पैसे आज खत्म हो जाएंगे, फिर कल क्या खरीदेंगे? वही है अनिल जी, लोग चुन चुन के हमारे सारे पैनलिस्ट बेच रहे हैं, मैं चुन चुन के खरीद रहा हूँ। ओके, ये धर्मेंद्र वाला डायलॉग बोला है आपने, चुन चुन के मारूंगा। ऐसा जी, चुन चुन के किसे लेते हैं बताइए सर। तो ये जो शेयर होगा, ये बैंकिंग का मिड कैप कंपनी फेडरल बैंक, मैं 2 हफ्ते पहले भी दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है 120 रुपए का, 120 का। कोई भी नतीजों का पैरामीटर में ये खराब नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो कासा रेशियो दमदार 15% से ग्रो हो रहा है, एडवांसेस 17% से ग्रो हो रहे हैं और ओवरऑल जीएनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत जल्द 120 का लेवल आ सकता है। थोड़ा सा बाजार का माहौल ऐसा है इसलिए थोड़ा वीक है, बट यहाँ पे इसी का फायदा उठाना है फेडरल बैंक खरीदने में 120 के टारगेट के लिए। ओके, 120 के टारगेट के लिए यहां करनी है आपको खरीदारी फेडरल बैंक में। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है जय ठक्कर।
आज सुबह के निफ्टी के पुट ऑप्शन इन द मनी पुट ऑप्शन 17,700 के अपार सफलता के बाद गजब, बहुत बढ़िया कॉल था सर उस समय, शानदार, मतलब बहुत ही बढ़िया। 17,612 स्पॉट लेवल निफ्टी था। मैं सब नोट करके रखता हूँ। और उस समय 17,700 का इन द मनी पुट ऑप्शन लेना बड़ी बात थी, और वो भी 207 239 के टारगेट के लिए। खाली एक ही कमी रह गई, तीसरा टारगेट नहीं दिया, छोटा ना। लेकिन वाह, दोनों टारगेट आई एम श्योर दिए। जय दोनों आगे होंगे और उससे भी काफी अंदर डीप प्रॉफिट में होगा, राइट? जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड दीप, एंड थैंक यू अनिल जी। डेफिनेटली दोनों टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, काफी डीप इन द मनी अभी तो अनिल जी वो हो चुका है। सो एंड नो राय भी दे दी गई है प्रॉफिट बुक करने की वहां पे अनिल जी, सो अच्छा मुनाफा वहां पे देखने मिला। अब अनिल जी जो एक मैं कॉल दे रहा हूँ वो कॉन्ट्रा कॉल है, ये टाइम पे मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रा बैट लेना चाहूंगा। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है, बट एक मेरे को बाउंस लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीदे, जो अभी 58 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 14 रुपए का, और क्लोजिंग बेसिस अनिल जी, कल के लिए, केवल कल के लिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 14 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस 58 पर खरीदे। टारगेट इसमें रहेंगे 112 और 140, सो 112 140, ये दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे कॉन्ट्राबैट ले सकते हैं। 17,500 आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वेदर आज हम उसके ऊपर क्लोज करेंगे कि नीचे, बट देन 17,500 से लेके 450, थोड़ा और 50 पॉइंट नीचे भी अनिल जी मैं समझता हूँ कि वो एक जो सपोर्ट रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाउंस आना है तो यहाँ से आना है, अदरवाइज 17,300 17,200 ये लेवल्स आपको देखने मिल जाएंगे। और अगर बाउंस आ जाता है तो 600 650 तक आपको देखने मिल सकता है निफ्टी में बाउंस। ओवरऑल ट्रेंड श्योरली नेगेटिव है, बट देन टाइमिंग पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस पे सेल ऑन राइज रहेगा तो अच्छा है। सो फॉर नाउ बाउंस के लिए कॉल ऑप्शन खरीदे, अगर बाउंस आ जाता है तो अनिल जी वहां पे देखेंगे, अगर पुट देना होगा तो पुट भी दे देंगे। बाउंस आया आपको क्या 17,500 के ऊपर की चाहिए ना क्लोजिंग, क्या चाहिए आपको ये बताओ? अनिल जी हो जाता है 17,500 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस तथास्तु, ऐसा ही होगा वत्स, चिंता न करें। चलिए 15 मिनट बचे ना अभी तो अपने पास जोर लगाने के लिए। जय चिंता क्यों करते हो? 17,500 और 38,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, बस हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ हो जाएगी जी जी अनिल जी, हो जाएगी, बढ़िया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। 17,300 में तो कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सॉरी 38,300 में तो लो बात करते 50 पॉइंट ऊपर हो गया, यहाँ भी बात करते 25 पॉइंट हो जाएगी, हो जाएगी 100%। क्योंकि देखो आप सिंपल समझो, 3 बजे 17,500 पे थे हम, 3:05 से नीचे आए थोड़ा, तो पिछले 10-12 मिनट हम 17,500 के नीचे रहे। अब हमारे पास 15 मिनट है, अगर अगले 15 मिनट में 17,500 या इसके ऊपर रह जाता है, एवरेज क्लोजिंग आपकी 17,500 के आसपास ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, बात खत्म। इधर 38,300 के नीचे हार्डली 5-7 मिनट रहे, वापस ऊपर में देखो 38,350 तक अभी आ गए थे, तो हो जाएगी, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोजिंग अच्छी मिल जाएगी, मतलब अच्छी तो रिलेटिवली, हाँ मतलब उतनी खराब नहीं मिलेगी। और एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का, अगर आज आपने पुट ऑप्शन खरीद कर जय के बोलने पर पैसा बनाया है तो एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कॉल ऑप्शन भी लीजिए, लिमिटेड रिस्क के साथ। कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं, 58 रुपए का कॉल है, जीरो तो होने से रहा कल, बराबर ना? जीरो तो मंगलवार ही है, अभी तो गुरुवार है भाई साहब, तो जीरो तो होगा नहीं। 58 वाला कितना खराब हुआ तो 25-20 में तो बिकेगा। 25-30 रुपए की रिस्क लेके अगर लॉन्ग नहीं करोगे तो कब करोगे लाइफ में? इसलिए ये लेना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट लेना चाहिए। और 112-140 का टारगेट रखिए, और इस कॉल ऑप्शन में पैसे बनने की पूरी संभावना है। अंडरस्टूड सर, यस। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार पर नजरिया। थोड़ा रिकवर होकर 17,500 एग्जैक्टली 17,500 पर आए, देखते हैं यहाँ पर होल्ड आउट करता है या नहीं। इस समय गिरावट तो वैसे काफी बड़ी हुई है यहाँ पर। एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर नजर लेनी है, और क्योंकि अल्ट्राटेक काफी तेजी से भाग रहा था, बाजार का पूरा बड़ा भरोसा भी इस पर बना हुआ था। सुमित जी, ये करेक्शन में क्या करना है सर? अल्ट्राटेक में वापस खरीदारी का मौका आ रहा है, थोड़ा और स्लिप करने का इंतजार करेंगे इसके? अल्ट्राटेक को खरीदारी ही करना है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर सीमेंट सेक्टर और सीमेंट स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एक अच्छी तेजी के बाद अल्ट्राटेक ने 200 डीएमए का रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। हो सकता है 100-200 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग और अल्ट्राटेक सीमेंट में मार्केट की गिरावट के साथ देखने को मिले, बट ऐसा कोई भी डिप में खरीदारी करे। ऊपर में जैसे ही 6700 का लेवल या 6750 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा तो 7200 से 7500 तक के लेवल आने वाले दिन में अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिलेंगे। पोजिशनल तौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करना है। बिल्कुल, तो पोजीशन ले लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट में, खरीदारी करके चाहिए,
ये काउंटर भी आपको आज एक्टिव दिखेगा ट्रेड में। इन्फो एज सुबह से ही कमजोर दिख रहा है और सुबह भी हम इस स्टॉक पर नजर डाल रहे थे। किरण जी, कोई राय देंगे सर इन्फो एज पर? नौकरी में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और जिस तरीके से हमने ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था वही लेवल्स वापस टेस्ट होते नजर आ रहे हैं। तो 4200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके नीचे मैं मंदी की सलाह दूंगा, पर जब तक 4200 के ऊपर है तब तक अभी फ्रेश ट्रेड करने की सलाह नहीं है। पर 4200 अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मेरा मानना है कि 4000 तक नीचे आ सकता है। 4200 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था जहां पे मैंने बाय कॉल भी दिए थे 4600 के टारगेट्स के लिए, तो वही लेवल्स वापस रीटेस्ट हो रहे हैं। ये टेक्निकली बहुत अच्छी बात भी होती है। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उनके लिए, ट्रेडर्स है, इनके लिए अभी भी बाय किया जा सकता है 4200 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ, और आपको 4350 4400 के टारगेट्स एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज पर राय। और इन्फो एज की बात निकली, एक बार जोमेटो देख लीजिए। और अनिल जी, ये ट्रेंड वैसे सही दिख रहा है, मजबूत बाजार में कमजोर, कमजोर बाजार में मजबूत। जोमेटो देखिए ये भी एक स्पाइक दिखा रहा है। इनफैक्ट फ्रेश खरीदारी अभी अभी जोमेटो के चार्ट पर आती हुई दिखी है। बात तो सही तो चल रहा है इसमें इस समय सर। मजबूत हो रहे हैं जोमेटो, फिर आपका पेटीएम, कार्टरेट तो खैर कार्टरेट तो आज कमजोर होना था, एंकर बुक और पीबी फिनटेक भी आज कमजोर है। कार्टेड अब आ गया ऊपर, वाह, सप्लाई खत्म होकर ऊपर आ गया। चलो सुबह सुबह जिसको बेचना था बेच दिया। तो आई थिंक सबको ये लग रहा है कि एक साल निकल गया, अब सप्लाई होनी थी। सप्लाई होने के बाद जिन जिन स्टॉक्स में सप्लाई खत्म होने के आसार आ रहे हैं वो मजबूत तो होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये है राय लें क्या किसी से? लेते हैं सर आईटीसी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आईटीसी किसी की नजर नहीं पड़ रही, 314 रुपए। कुणाल जी चार्ट देखिए। अनिल जी, चार्ट बहुत जबरदस्त है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। मैंने और राकेश जी ने 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी थी और चार्ट पर हम देख रहे हैं कि 310 के ऊपर स्टॉक लगातार टिका हुआ है और कमजोर बाजार में ताकत दिखा रहा है। तो अनिल जी, जैसे बाजार संभलेगा इसमें आपको वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक मामूली से कंजेशन का जोन है 316-17 के आसपास, ये लेवल्स पार हो जाएं तो स्टॉक वापस से आपको 323 के लेवल्स दिखाएगा। खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी जिस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आइए, वक्त है अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेने का। 350 अंक अनिल जी, 350 अंक गया था, उस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा रिकवर हुआ है, बट 1% तो गिरावट यहाँ पर है। 200 अंक नैस्डैक फ्यूचर्स पर 1.5% की गिरावट आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजारों में भी ऐसा ही हाल है, 1.5-2% नीचे है। कच्चा तेल थोड़ा गिरा है, रुपया निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, 5 पैसे की रिकवरी आपने रुपए में देखी, बट ऑफकोर्स आज कमजोरी यहाँ पर भी बनी हुई है। क्या करके जाना है सर? लेकिन दीप ये है ना, वो हाई रिस्क हाई ट्रेड है, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला। अगर खुल गया तो कल 100 ऊपर भी खुल सकता है, 100 नीचे भी खुल सकता है। तो अगर आपकी वो रिस्क, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बंद हो रहा है जो कि 17,500 है, राइट। तो अगर आप इस कैंप में है कि नहीं इतना कमजोर नहीं होगा, घूम जाएगा, तो फिर ठीक है, आप लेकर जाइए। आप उस कैंप में भी हो सकते हैं 17,500 आज बंद हो रहा, कल नीचे हो जाएगा, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और जिस 1-2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, तो ये वैसा दिन है। तो आज बेहतर है किसी तरह का कोई ट्रेड न लें और ले तो ऑप्शंस के जरिए ही ले, ये आपके लिए। अगर अब भी आपके पास इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है, 17,350 के पुट के साथ हेज करें। 17,350 के नीचे फिर लॉन्ग पोजीशन में बने रहने में समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। बैंक निफ्टी पे 38,000 का पुट लेकर आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट अगर आप हैं तो 17,700 का आपके पास कॉल ऑप्शन होना चाहिए और 38,800 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स है, लेने और बेचने दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों बराबर हो, रिस्क भी उतनी रिवॉर्ड भी उतना, तो कायदा ये कहता है कि फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फ्रेश ट्रेड कल देखा जाए। जाने दें आज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत। ठीक है, जाने दीजिए। लेवल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उसी लेवल पर है, उतना फेवरेबल ट्रेड नहीं है। एक बार जाने दीजिए, कल वापस आकर इस पर डालेंगे नजर। आइए, बैन से बेनिफिट, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, जल्दी से जान लेते हैं अपडेट आशीष के साथ। बताएं आशीष, क्या होंगे बदलाव?
दीपांशु 3 स्टॉक हैं फिलहाल बैंड में, 3 में से 2 स्टॉक जो है बैंड से बाहर आ जाएंगे। डेल्टा कॉप बाहर आ जाएगा, करीब 76% आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। बलरामपुर चीनी में भी देखें तो 76% है, तो डेल्टा कॉप और बलरामपुर चीनी दोनों स्टॉक बैंड से बाहर आ जाएंगे। टाटा केमिकल्स यहाँ पर देखिए 84%, 80% से नीचे नहीं आई हैं, तो रहेगा ये बैंड में रहेगा, सिर्फ अकेला टाटा केमिकल्स बचेगा। और फ्रेश एंट्री किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। ओके, तो सिर्फ टाटा केमिकल्स बचेगा और यही एक दिन के लिए बाहर जाके वापस आ गया, बट टाटा केमिकल्स बाहर नहीं निकलेगा, बना रहेगा। उसके सामने डेल्टा, बलरामपुर, ये दोनों आपको बाहर निकलते हुए दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। आइए सिद्धार्थ जी एक और कॉल के साथ है तैयार बिगुल सुपर सेट का। बताएं सर। बिगुल बजवा दिया, पर ये बिगुल नहीं था, एक अपडेट था। ये शेयर रॉकेट बन चुका है, वो है एलगी इक्विपमेंट। एसपीएल मिड कैप में मैंने इसको एलगी इक्विपमेंट को दिया था एक हफ्ते पहले 420-430 के दाम पे, अभी 465 हो गया है। तो ये आपने सुपर सेट का बिगुल बजवा ही दिया है, तो मैं कह दूं कि एलगी इक्विपमेंट यहां से भी 494 का हमारा टारगेट है, वो जा सकता है। तो एलगी इक्विपमेंट ऑफकोर्स ये 11% भागा है, तब ना चढ़े, बट एलगी इक्विपमेंट बेहतरीन कंपनी है कंप्रेसर की। ये इक्विपमेंट्स 11% ऊपर, बड़ी तेजी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। 11%, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग प्रेशर है, बड़ा रोटेशन आ रहा है, उसमें ये काउंटर है जो आपको 11% की तेजी दिखा रहा है। तो नजर रखेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी काफी बढ़ रही है। सोलारा एक्टिव में 8% का उछाल है। सीसीएल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक में आपको तेजी आती हुई दिख रही है। इंडिगो पेंट्स भी 4.5% ऊपर है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया 3.25% ऊपर है। तो चुनिंदा काउंटर्स हैं कैश मार्केट के जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। गुजरात एल्कलीज, ये एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है। एक बार जरा जय से इस काउंटर पर राय ले ली जाए। जय जरा देखिए, गुजरात एल्कलीज कैश स्पेस से काफी एक्टिव है। एक स्पाइक दोपहर को आया था और एक स्पाइक अभी क्लोजिंग से पहले आते हुए दिख रहा है। दीप, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ इसमें इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी ये स्टॉक में आई है अपने 50 डेमा से, और एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है वहां पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी आपको तेजी मिल सकती है। छोटा सा हर्डल है ये स्टॉक में, करीब 930-35 के रेंज में दीपांशु। तो पहले तो वो लेवल्स टेस्ट होंगे, और अगर 935 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है देन आई एम श्योर आपको फिर से 52 वीक हाई दैट विल ऑल्सो क्रिएट लाइफ टाइम हाई आपको दिखाएगा ये स्टॉक। मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स है, एंड प्राइस एक्शन भी देखने मिल रही है। एक 935 का हर्डल निकाल दे तो और मोमेंटम गेन होगा। ओके, तो एक बड़ा हर्डल निकाल दे तो और मोमेंटम गेन होगा, बट पिछले 10 मिनटों में एक बढ़िया स्पाइक इसमें हमने बनते हुए दिखा है। और जोमेटो जिसकी मैं बात कर रहा था उस पर भी रखिए नजर, बड़ा एक्शन इस काउंटर पर भी आपको होते हुए दिख रहा है। एप्टिस वैल्यू फाइनेंस, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी आपको आती हुई दिख रही है। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म करने के मूड में आ रहे हैं। एक वरुण बेवरेजेस पर राय लेनी है कुणाल जी की तरफ से, क्योंकि कुणाल जी आज बड़ा रोटेशन हुआ है। वरुण बेवरेजेस तो बड़े बड़े अप मूव दिखा रहा था, आज बड़ी डाउन मूव दिखा रहा है। जरा इसका चार्ट एक बार देखें सर, 920 का लेवल। देखिए, जिस तरह का इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी दीपांशु, स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है, और अब इसमें कुछ करेक्शन आना लाजमी है, करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ये जो करेक्शन चल रहा है ये थोड़ा और गहरा सकता है। एक बार के लिए स्टॉक 900 के नीचे भी आ सकता है, लेकिन 850 से 900 के बीच में बड़ा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर ये स्टॉक बेस बनाएगा। तुरंत खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले की खरीद है होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस। पहले की खरीद है, होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी अभी मत करिए, बाजार को एक बार थोड़ा सेटल होने देते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और लगातार दूसरे दिन आपने बाजार में आज कमजोरी देखी। इनफैक्ट सिर्फ 5 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड आउट किया है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, 4 एफएमसीजी काउंटर्स है जहां पर आपने खरीदारी देखी। थोड़ा डिफेंसिव रुझान क्लियरली दिख रहा है। एचयूएल भी एकदम फ्लैट था। कोल इंडिया ये हल्की खरीदारी दिखाता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एकदम फ्लैट। इसके अलावा पूरा बाजार आपको कमजोर दिख रहा था। टाटा स्टील 4.5% का ब्रेकडाउन इस पर आते दिखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में बड़ी गिरावट रही है आज। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, डिवीज लैब लगातार दूसरे दिन ये कमजोर है। यूपीएल, विप्रो, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी काउंटर्स में आपने एक कंजम्पशन वाली थीम है दीप जो मजबूत है थोड़ी बहुत, और इसलिए लोग कह रहे थे कि कितने लोगों ने पूछा कि आपके स्पेशल परचेज में एक भी मेटल नहीं है,
नहीं था। देखो टाटा स्टील टॉप लूजर है, JSW देख लो, हिंडाल को देख लो, कैसे ले मेटल, कैसे लेंगे, बिल्कुल वैसा हाल है। और कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, नेस्ले, ब्रिटानिया, ITC, टाटा कंज्यूमर, 5 में से 4 टॉप गेनर निफ्टी के इस खराब बाजार में कंजम्पशन से, इसीलिए वहाँ से 7 स्टॉक हमारी लिस्ट में आए हैं। उस लिस्ट में एक और स्पेशल काम और चल रहा है जो थोड़ा वक्त पढ़ने में बताऊंगा, कुछ और स्पेशल काम। अच्छा, हाँ बढ़िया, मजा आएगा, बताया जाएगा वैसा है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। ओके, फाइनली बाजार बंद होने की तैयारी में, और कभी कभी बंद होते हुए भी घंटी की आवाज़ मधुर लगती है क्योंकि बंद हो रहा है फाइनली, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लेवल पर बंद हो रहा है बाजार। 17,500 के आसपास निफ्टी पर, 38,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर कल रिकवरी देनी है तो ये रिकवरी के लिए भी परफेक्ट लेवल है, और कल अगर कमज़ोर होना है तो 150 पॉइंट की जगह निफ्टी के लिए है, और बैंक निफ्टी के लिए 150 से 250 पॉइंट की जगह और साफ दिखती है। 38,050 से लेकर 38,150 की रेंज में बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट है, और निफ्टी का अगला सपोर्ट 17,350 से 17,425 की रेंज का। लेट्स सी कल क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद हो रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी तो हमारे में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बस एक ही चीज़ आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत बाजार हल्के हो चुके हैं, ओवर सोल्ड हो चुके हैं, कॉल राइटर्स काफ़ी हो चुके हैं, तो अब हो सकता है थोड़ा आप यहाँ रुकने की कोशिश करें। वो सिर्फ कोशिश होगी, कल की कल देखी जाएगी। आज जिन शेयरों से दबाव ज़्यादा बन रहा है, ऑटो कमज़ोर हैं, मेटल्स कमज़ोर हैं, IT कमज़ोर है, यहाँ पर बैंक्स कमज़ोर हैं, ये सब के सब आपको कमज़ोर न जाएंगे। वायदा कारोबार में भी आप देखिए यही स्टॉक्स। और आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात दीप है कि मिड कैप शेयरों पर मार काफ़ी तेज पड़ती हुई दिखती है। तो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप में भी कौन से मिड कैप, FNO वाले, जैसे ये आपका जुबिलेंट फूड, नौकरी, इंटेलेक्ट, FSL, टाटा स्टील, ये इस तरह के जो है ना, ये सॉरी नो टाटा स्टील, सॉरी भावनाओं में बह गया, फ्लो में, टाटा पावर, ये सब मेरा ट्रेंड 6%, GNFC 5%, ये जो मिड कैप है ना, ये काफी तेजी से टूटे हैं। मार्केट तेजी से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। 3:30 बजे की घंटी बजने के बाद अब स्टेबल हो गए हैं बाजार। फाइनली बंद हुए 17,493, 264 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है प्रोविजनल क्लोजिंग। 38,327 पर बंद हुए 658 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर हम, और सेंसेक्स 854 अंक नीचे बंद होता हुआ आपको नजर आएगा इस वक्त। तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आने की तैयारी में थोड़ी देर में। बढ़ते आगे, जी बिजनेस पर हम हमेशा आपके घर खरीदारों के जो बड़े मुद्दे होते हैं उनको गंभीरता से उठाते हैं, उनकी समस्या को रियल एस्टेट के सेक्टर के दिग्गजों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सुलझाने की भी। घर खरीदारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है रेरा। जी बिजनेस आज पहली बार 2 राज्यों के रेरा प्रमुखों से बात करेंगे। हरियाणा के चेयरमैन के खंडेलवाल और उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि रेरा लोगों की समस्याएं सुलझाने में कितना सफल है और क्या उसे और अधिकार चाहिए जिससे कि लोगों को अपने हक के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। तो आज शाम 4:30 बजे देखिए हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी प्लस, देखना ना भूले रेरा स्पेशल। सड़कों पर गड्ढे दिखना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल ये गड्ढे औसतन 2300 लोगों की जान लेते हैं। जी हाँ, सरकार ने खुद 2016 से 2020 तक का डेटा शेयर करके ये बताया। इंडिया 360 डिग्री में होगा पूरा विश्लेषण, कैसे ये गड्ढे बनते हैं मौत का कुआं, आखिर क्यों सरकार इन गड्ढों से निजात पाने में असफल रहती है। जरूर देखिएगा भारत के गड्ढे कब भरेंगे। और अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि केंद्र सरकार ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है और इसके मुताबिक गूगल क्रोम के जरिए हैकर्स साइबर अटैक कर सकते हैं। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे गूगल क्रोम यूज करने के खतरे क्या है, इनसे आप बचे कैसे। गूगल क्रोम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारी एक और कवर स्टोरी, ये देखिएगा जरूर। और इसके अलावा देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें तो आपके लिए होंगी जो आपको मिस नहीं करनी है। फाइनल क्लोजिंग भी आ गई है 17,490, 10 पॉइंट नीचे, एज गुड एज 17,500, 38,297, एज गुड एज 38,300। ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। 1.5% नुकसान के साथ बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी 0.25% के नुकसान के साथ। ऐसा लगा कि आज मंडे नहीं फ्राइडे जैसे फीलिंग आ रही, इतना सीरियसली दबाव तनाव पहले दिन ही ऐसा हो जाए तो बाकी कैसे निकाल। और इस हफ्ते छुट्टी भी नहीं है इस आदत खराब हो गई है। फ्राइडे कुछ तो प्रोग्राम क्या है, गणेश चतुर्थी नहीं, अगले हफ्ते वेडनेसडे 31 तारीख पक्का। भतीजे इसी हफ्ते होगी, देखो अगले हफ्ते से
चलिए, लेकिन तब भी छुट्टी तो नहीं नहीं, मार्केट बंद है। मार्केट बंद है, बंद है, बंद है? 31 तारीख को बंद। अच्छा 31 को, बुधवार को मार्केट। बुधवार को मार्केट। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या आदतें बिगड़ी है, बहुत दिनों से 4-4 दिन कम काम करने की आदत ही हो रही थी, तो अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसा एनीवे। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी के चेहरे पे ना शो खत्म करने के बाद वो स्कूल से बच्चे के जाते हैं आखिरी पीरियड में जो घंटी बजती है भागने की जो मुस्कान आती है ना, वही वाली की छुट्टी जान भागो। मतलब जो है ना वो आखिरी पीरियड में बच्चा ना क्लास में प्लानिंग करता रहता है बैठ के कि जैसे छुट्टी होगी क्या करूंगा, किससे मिलूंगा, कहाँ जाऊंगा, किसके साथ क्या खेलूंगा, क्या खाऊंगा। सुमित जी आपके दिमाग में ये सब चलता है? नहीं अनिल जी, ऐसा क्या कुछ नहीं। गजब है। अनिल जी आज तो वैसे भी मार्केट का लोड इतना था तो मैंने कहा अच्छा है बंद हो गया। हाँ फिर तो ठीक है, ओके। तो सचिन जी, जय ठक्कर साहब और सिद्धार्थ जी के तो आज विशेष आभार है। एकमात्र आदमी थे जो जोश बढ़ा रहे थे। एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बिल्कुल। सिद्धार्थ जी ऐसे टाइम पे आ जाया करें, जब भी ऐसा लगे ना कि आपको लगता है देश को आपकी जरूरत है आप आ जाइए कीजिए। लाइफलाइन ले लूंगा अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे लिए समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और मैं